हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू जेकेसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईआईएस का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईआईएस इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस रिवीजन लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। जो नहीं हम लोग कवर करेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ा है, बट राइट नाउ इन द रिवीजन पार्ट वी वुड बी कवरिंग द मेजर क्वेश्चंस। ओके, सो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे, सारे डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी विद फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3। सो टॉपिक नंबर 3 विल हैव दो टाइप के डेटा होते हैं बच्चों। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो टाइप के डेटा होते हैं, वन इज मास्टर डेटा एंड वन इज नॉन मास्टर डेटा। बिकॉज कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना वो दो तरीके से डेटा को स्टोर करता है, मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा, जिसको हम ट्रांजैक्शन डेटा भी बोलते हैं। मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो परमानेंट डेटा है, जो चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंटली। जैसे सर, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें हमने डिस्कशन किया था मास्टर और ट्रांजैक्शन के बारे में, है ना। वही लॉजिक यहां पर अप्लाई करना है। मास्टर डेटा क्या होता है सर? वो डेटा जो परमानेंट है, जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे वेंडर का मास्टर क्रिएट किया, कस्टमर का मास्टर क्रिएट किया, एम्प्लॉय का मास्टर क्रिएट किया, स्टैट्यूटरी मास्टर क्रिएट किया, जैसे इनकम टैक्स की रेट्स हो गई, स्लैब्स हो गए, वो आपने डाल दिए, वो रेगुलरली चेंज नहीं होंगे। और इस मास्टर डेटा को यूजर टाइप नहीं करता है, ये डेटाबेस एडमिन ने क्रिएट किया होता है, ताकि जब यूजर ट्रांजैक्शन डेटा डाल रहा हो तो उसको खाली इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना पड़ता है मास्टर डेटा, और वो ऑटोमेटिकली और सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती है। सो मास्टर डेटा के अंदर 3 पॉइंट्स बेसिकली याद कर सकते हो। नंबर 1, मास्टर डेटा इज अ परमानेंट डेटा, नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। ये यूजर टाइप नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एडमिन ने क्रिएट किया होता है। और तीसरी बात क्या सर, मास्टर डेटा जो होता है इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल लिस्ट ऑफ मास्टर्स। तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट मेंटेन होगी। जैसे कस्टमर का नाम अगर है तो वो कस्टमर का नाम जैसे ही सेलेक्ट करोगे, हो सकता है उसका क्रेडिट पीरियड हो गया, उसका डिटेल्स हो गया, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सो दैट स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रह पाती है। एग्जाम्पल्स मास्टर के, इन्वेंट्री मास्टर ले सकते हो, अकाउंटिंग मास्टर ले सकते हैं, पेरोल मास्टर जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी डिटेल्स, वो सब आ जाएंगे। स्टैट्यूटरी मास्टर जैसे लॉ से रिलेटेड हो गया, इनकम टैक्स की रेट, स्लैब्स, सारे उसमें आ जाएंगे। दिस इज मास्टर डेटा। नाउ कमिंग ऑन टू दी ट्रांजैक्शन डेटा और द नॉन मास्टर डेटा। ये कौन सा डेटा है सर? ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन का डेटा है, जिसमें जैसे सैलरी आप क्रेडिट कर रहे हो, या आप लोग क्या कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, परचेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है, सेल्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ये डेटा सेम नहीं रह सकता अक्रॉस ऑल द मॉड्यूल्स, राइट। सो ये तो चेंज होगा, हर ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेंज होगा, हर ट्रांजैक्शन का डेट चेंज होगा। तो ये नॉन मास्टर या ट्रांजैक्शन डेटा है। इसको क्या यूजर टाइप करता है? यस सर, इसको यूजर टाइप करता है। ओके, ये कोई अवेलेबल लिस्ट में से नहीं आएगा, ये तो आपको टाइप करना पड़ेगा। नाम आ जाएगा अवेलेबल लिस्ट में से, लेकिन अमाउंट तो आपको ही टाइप करना पड़ेगा, डेट तो आपको ही डालनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें भी सारे सिंपल पॉइंट्स हैं। सर इट इज अ डेटा विच इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, इट्स नॉट अ परमानेंट डेटा। अगर आपसे कंपैरिजन पूछे तो आराम से आप लिख सकते हो, सर इट इज टाइप्ड बाय द यूजर, इट इज नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट, और एग्जाम्पल भी दे दिया इसका। सो मास्टर एंड नॉन मास्टर डिफरेंस इज क्लियर? यस सर, वो परमानेंट, ये नॉन परमानेंट, वो चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है फ्रीक्वेंटली। वो टाइप नहीं करना है यूजर को, इसको यूजर को टाइप करना है, वो डेटाबेस एडमिन क्रिएट करता है। वो आपको अवेलेबल लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से सेलेक्ट करना है, यहां पर कोई अवेलेबल लिस्ट नहीं होगी, यहां पर आपको टाइप ही करना पड़ेगा, अमाउंट हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग ही होगा, दैट इज नोन एज नॉन मास्टर। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। We are not discussing this simple question types of voucher. This is a very simple question. Voucher हो गया, voucher के numbers हो गए, voucher number का क्या characteristic होना चाहिए, these are all a simple point जो आप आराम से कर सकते हो। 6th question को भी मैं इसीलिए बता रहा हूं आप लोगों को, otherwise this is also very simple question, that अगर सॉफ्टवेयर के एंगल से आपसे अकाउंटिंग फ्लो पूछेगा तो ये आंसर हो गया इसका। क्या कि सर ये जो सारी स्टेप्स होती है 7 स्टेप्स की, ट्रांजैक्शन हुआ, वाउचर एंट्री हुई, ये तो ह्यूमन ने करी, और बाकी पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो शिफ्ट हुआ वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर ने किया। ये दोनों ह्यूमन से हो गए, उसके बाद सारे सॉफ्टवेयर से हो गए। सो फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है तो ये फ्लो है। और बाकी अगर जनरल क्वेश्चन आया अकाउंटिंग फ्लो क्या है, तो वो लेटर ऑन हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर होगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर
तो ये आंसर हो जाएगा। और जनरल क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग साइकिल समझानी है, तो उसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ओके, टाइप्स ऑफ लेजर्स, अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। दो टाइप के लेजर्स, हैविंग डेबिट बैलेंस, हैविंग क्रेडिट बैलेंस, और उसको किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। अब सुनिए, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, नॉट जस्ट कि फ्रंट एंड बैक एंड होता क्या है, लेकिन इन फ्रंट एंड बैक एंड के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या कि फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर और बैक एंड सॉफ्टवेयर हमें दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर इसलिए चाहिए ताकि दोनों अपने अपने लेवल पे काम कर सकें। देखो, फ्रंट एंड वाला काम क्या करता है, यूजर के साथ इंटरेक्शन का। बैक एंड वाला काम क्या करता है, वो यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, वो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अगर आपके पास एक ही सॉफ्टवेयर होगा जिसमें फ्रंट एंड वाला पार्ट भी वही संभाल रहा है, या एक ही मॉड्यूल हुआ फ्रंट एंड बैक एंड का, तो देयर कैन बी issues. So front and back end always should have a separate modules, because फ्रंट एंड वाला यूजर की बात समझ पाएगा, बैक एंड वाला नहीं समझ पाएगा डायरेक्टली। बैक एंड वाला ऐसी भाषा बोलेगा जो किसको समझ में नहीं आएगी, यूजर को डायरेक्टली, वो फ्रंट एंड को ही समझ में आएगी। फ्रंट एंड वाला क्या करेगा, यूजर के इंटरफेस में करवाने में मदद करेगा। सो वी नीड अ सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एंड दैट कॉन्सेप्ट यू शुड remember कि there is a front end module and there is a back end module, right? That is it in the question. Similarly, one more question is there. Installed application versus web application, or you can even say cloud application. What is the difference between installed application and web application? अब इसका मैं बेसिस आपको क्लियर कर देता हूं। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन क्या होती है सर? इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल करी है और उसके बाद आपने रन कराया है उस प्रोग्राम को, और उसके थ्रू आप पीसी के थ्रू काम कर रहे हो, जो नॉर्मली हम लोग करते ही करते हैं। वेब एप्लीकेशन जिसमें आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई नीड टू कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, तो मुझे कोई पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं वेबसाइट पे गया या वेब पे गया, गूगल पे गया, मैंने सर्च किया कन्वर्टर ऑनलाइन, और वहां मैंने कन्वर्ट करके वापस डाउनलोड कर लिया अपना पेज वापस। दिस इज वेब एप्लीकेशन। So what is the difference between the two? A very simple difference sir. पहला installed application, दूसरा web application, और फिर इनका क्लाउड का ही खंडा है, क्लाउड के ही फंडे पे जा सकते हैं, तो अपन किसी भी दो के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम है वेब और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड उसका और एडवांस वर्जन हो गया। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस सर? सिंपल से, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। सर ये जो है आपके पीसी पे इंस्टॉल्ड होता है, और अगर आप 10 लोग हो तो 10 के पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर सबको अपने अपने सॉफ्टवेयर चलाने हैं, सबको अपने अपने पीसी पे चलाना है, तो 10 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेंटेनेंस और अपडेशन करना है तो भी 10 पे करना पड़ेगा। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। इधर क्लाउड की बात करें तो यहां पर हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्लाउड वेंडर हमें सर्विसेज दे ही रहा है। अपडेट्स और मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी सर? सर्विस प्रोवाइडर की होगी। तो ये हमारा टेंशन खत्म हो गया। सो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस वाला फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी। सर चूंकि सॉफ्टवेयर हमारे पीसी पे ही इंस्टॉल्ड है, तो यूजर को उसी पीसी से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब वो किसी और पीसी से एक्सेस नहीं कर सकता अपने पीसी के डेटा को, अपने पीसी के इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को। जबकि क्लाउड में यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी कंप्यूटर, एनी डिवाइस, एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ क्लाउड एप्लीकेशंस। कैन इट बी एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस, द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आर डिफिकल्ट टू एक्सेस फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशंस। जबकि वहां पर मैंने अभी आपको बोला किसी भी डिवाइस से आप 24/7 एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि डेटा सारा या एप्लीकेशन सारी कहां है? क्लाउड पे है। डेटा सारा कहां पड़ा है सर? डेटा सारा हमारे कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा होगा, है ना? तो यूजर का कंट्रोल पूरा होगा डेटा के ऊपर, क्योंकि हमारे पीसी पे तो हम उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहां जो क्लाउड एप्लीकेशन है वहां डेटा सारा कहां होगा सर? सॉफ्टवेयर से जो प्रोसेस हुआ वो सब वहीं होगा, सर्वर के कंप्यूटर पे, सब कुछ वेब सर्वर पे स्टोर्ड होगा। और द प्रॉब्लम इज हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा, उसके लिए हमारे को सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज अगेन मेन लॉजिकल, सेकंड लास्ट पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी यहां पर ज्यादा होगी, कहां पर? इंस्टॉल्ड में, क्योंकि यूजर का फुल कंट्रोल है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। जबकि वहां सिक्योरिटी एक हमेशा बड़ा चैलेंज है। क्लाउड का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वहां पर सिक्योर हो या ना हो उसकी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज हमेशा डेटा किसके पास पड़ा है? वेंडर के पास पड़ा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस। नाउ अगर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा फास्ट फंक्शन करेगी, बिकॉज वो लोकल सर्वर से ही चलानी है, आपको इंटरनेट की जरूरत वहां नहीं है।
जबकि आपकी क्लाउड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और अगर कनेक्शन स्लो हुआ तो ऑपरेशंस भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे. सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन. बहुत सिंपल लॉजिक पे बात करनी है सर. इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ये हमारे पीसी पे ही होगा इंस्टॉल्ड में, वहां पर सामने वाले के उस पे होगा. ठीक है, हमको हमारे पीसी पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, मेंटेन हमको नहीं करना, वो करेगा. एक्सेसिबल किसी भी कंप्यूटर से कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू नहीं पॉसिबल है. किसको? हमारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को. जबकि एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो वहां पर किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी से भी हो सकता है, किसी भी कंप्यूटर से हो सकता है. यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी पीसी से ही हो पाएगा जिस पर हमने इंस्टॉल करी है. डेटा स्टोरेज की बात करें, यहाँ डेटा हमारे पीसी पे ही है तो हमारा कंट्रोल है, सिक्योरिटी भी हम पूरी कर सकते हैं. वहां ऐसा नहीं होगा, और परफॉर्मेंस हमारी हायर होगी बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ इंटरनेट. सो डायरेक्टली सर्वर उठाएगा, हमारे लोकल सर्वर से ही उठाना है डेटा और प्रोसेस कराना है. दीज वर डिफरेंस बिटवीन व्हाट installed versus web or cloud based application. Okay, now the big journey is arriving, and which is non-integrated and integrated system. And an integrated system we would be discussing now with the concept of ERP, enterprise resource planning system. क्या होता है ERP? What is the logic of ERP? Let us first start with that. सर ईआरपी क्या है? पहले जो अलग अलग क्या रहते थे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, परचेज हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, ये सब सेपरेट फंक्शंस थे, सेपरेट डिपार्टमेंट्स थे. इन सब को क्या किया गया है? इंटीग्रेट कर दिया गया. फुल्ली इंटीग्रेशन इज देयर. और इससे क्या फायदा हुआ सर? अब एक ही एप्लीकेशन होगी, एक ही कॉमन डेटाबेस होगा, सारा डेटा उसी में पड़ा रहेगा, और एक ही तरीके का यूजर इंटरफेस होने वाला है. तो यूजर को कोई भी डेटा एक्सेस करना है, किसी भी यूजर को, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, वो उस कॉमन डेटाबेस में से, उस कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है. और इसीलिए इस पर्टिकुलर ईआरपी को हम क्या बोलते हैं सर? इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंटीग्रेट कर देता है हमारे सारे कोर बिजनेसेस और मैनेजमेंट के प्रोसेस को. ये है ERP. अगेन सेइंग, इट्स अ फुल्ली इंटीग्रेटेड व्हाट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने हमारे सारे कोर बिजनेसेस को, सारे प्रोसेसेस को क्या कर दिया है? इंटीग्रेट कर दिया है. एक और तरीका भी इसे भी बोला जा सकता है, इट्स अ मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर सिस्टम. क्यों? क्योंकि ERP के अंदर सारे ये जो परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना, ये सारे मॉड्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा इसको, और छोटे छोटे मॉड्यूल्स मर्ज होकर और फाइनली ERP बनेगा. सो इट्स अ मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर सिस्टम. अगेन द लैंग्वेज इज सेम, दैट इंटीग्रेट्स ऑल द बिजनेस प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज. और ये सब किस में लेकर आ रहा है? एक सिंगल एप्लीकेशन में, एक सिंगल सॉफ्टवेयर में. और डेटाबेस भी कैसा होगा? एक सिंगल इंटीग्रेटेड डेटाबेस होगा. सो यू कैन जस्ट लर्न इट इन द मैनर लाइक ERP एक फुली इंटीग्रेटेड बिजनेस को मैनेज करने का सिस्टम है, जिसमें हमने सारे फंक्शंस, सारे प्रोसेसेस को क्या कर दिया है? इंटीग्रेट कर दिया है. चाहे वो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग का मॉड्यूल हो, चाहे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, चाहे वो मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, सब कुछ इंटीग्रेट हो गए. और इससे क्या हुआ? एक कॉमन डेटाबेस आया, एक कॉमन क्या रहा? एप्लीकेशन आया, और एक कॉमन क्या रहा? यूजर इंटरफेस आया. उसी के थ्रू, अब उसी एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसी इंटीग्रेटेड डेटाबेस के थ्रू सारा डेटा एक्सेस किया जाएगा. ये है हमारा ERP. एंड सम ऑफ द वेल नोन ERPs इन द मार्केट आर SAP is there, Oracle is there, MFG Pro is there, MS Expert is there. These are of well known ERPs, some examples of ERP. The first question of ERP, there are basically two questions in ERP, mainly two questions. One is advantage, one is issue, and one is how you are going to do the audit of ERP. The three questions we can say. The first one is advantage of ERP. ERP से फायदा क्या होता है सर? ये जो एंटरप्राइज की हमने रिसोर्स प्लानिंग करी, सारे को इंटीग्रेट कर दिया, उससे फायदा क्या होता है? बहुत प्रैक्टिकल फायदा है बच्चों. इफ यू ट्राई टू लर्न लॉजिकली, जैसा हमने बाकी चैप्टर्स में भी किया, चैप्टर 1 में भी देखा था आपने, अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा याद करना. सुनना, ERP का अगर मतलब मालूम है आपको कि सर इट्स एन इंटीग्रेशन, सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं, सब कुछ, सारे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके हमने कॉमन डेटाबेस में डाल दिया. बिल्कुल सही है. पहला फायदा यही हुआ कि ये ERP जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है. परचेज डिपार्टमेंट ने अगर कोई चीज क्या करी, अपडेट करी, तो ऑटोमेटिकली वो मास्टर डेटा में अपडेट हो जाएगी, वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो सब लोग द्वारा शेयर भी हो सकती है. तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट एडवांटेज.
इससे तीन चीजें रिड्यूस हुई, अगर आप ध्यान दो। अब वो तीन चीजें कौन सी रिड्यूस हुई, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। देखो, नंबर वन हमने ये याद कर लिया। नंबर टू हम ये ले लेते हैं, सर रिडक्शन हुआ है किसका सर? एक तो लीड टाइम कम लगा। लीड टाइम क्या होता है? जब से आप ऑर्डर देते हो किसी सामान के लिए, ऑर्डर देते हो और वापस जब वो आता है, अब उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन हो गया होगा किसके साथ? सप्लायर के साथ भी। आपने अपने ईआरपी को इंटीग्रेट कर दिया होगा सप्लाई चेन के साथ भी, तो फास्टर रिसीविंग होगी, फास्टर ऑर्डरिंग होगी, लीड टाइम कम लगने वाला है। ये फायदा एक तो ये हो गया, लीड टाइम कम लगेगा। उसके बाद एक साइकिल टाइम भी कम होता है, इसको भी हम ले लेते हैं क्योंकि हम रिड्यूस पहले ले रहे हैं, तो साइकिल टाइम भी कम लगा। साइकिल टाइम उल्टा होता है, ये हमारे एंगल से होता है कि जब से कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आया और हमने माल डिलीवर किया, लीड टाइम किसके एंगल से था? हमने ऑर्डर किया और हमें माल रिसीव हुआ। साइकिल टाइम किसके एंगल से? हमको ऑर्डर आया और हमने माल डिलीवर किया। इट्स अ टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, आपको जब ऑर्डर मिला और आपने जब माल डिलीवर किया, उसमें भी समय कम लगेगा। रीजन अगेन वही है, क्योंकि सारे के सारे हमारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड हैं, मैनुअल इंटरवेंशन ना के बराबर है अब, ओके। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा बहुत प्रॉपर इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो साइकिल टाइम भी कम लगा। और साइकिल टाइम कम लगा तो इससे जस्ट ऊपर वाला इसी का एक एडवांटेज मान के चल सकते हो आप लोग कि समय पे शिपमेंट हो जाएगा, समय पे डिलीवरी हो जाएगी माल की। क्लियर? क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको बोला ना, जो फंक्शंस है हमारे, जो इसमें इन्वॉल्व हैं कस्टमर को माल डिलीवर करने के लिए, वो सब इंटीग्रेट हो गए। हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग, हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इंटीग्रेटेड हो गए हैं, सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो गए हैं, तो चांस ऑफ एरर अब मिनिमम है और ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑन टाइम शिपमेंट होता है। ये इसी के साथ सेट कर सकते हो आप लोग। तो सर अभी तक याद हो रहे हैं? हाँ बोलो। पहला पॉइंट, अगर आप ईआरपी लगाते हो तो ईआरपी का लॉजिक ही क्या है सर? ये इंटीग्रेट कर देता है सारी इंफॉर्मेशन को। यस, सारे डिपार्टमेंट, सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाती है। इससे फायदा क्या हुआ? साइकिल टाइम कम लगा, लीड टाइम कम हो गया। और साइकिल टाइम कम होने से मतलब क्या हुआ कि ऑन टाइम आप शिप कर पा रहे हो चीजों को, क्योंकि आपके सारे डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है वो सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है ना। सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। एंड वन मोर थिंग यू कैन राइट इट इन रिडक्शन इज, वो जो मैं ये ले रहा हूं फोर्थ पॉइंट, सर क्वालिटी कॉस्ट भी कम हो गई। अब ये कैसे कम हुई सर? सुनो, अगर आपका डेटाबेस कॉमन है, इंटीग्रेटेड है, तो जो रिडंडेंट डेटा है, जो डुप्लीकेटेड डेटा है, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिलीट। कि भाई अगर इसने भी चढ़ाया ये चीज और इसने भी चढ़ाई, तो ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जो भी अननेसेसरी स्पेसिफिकेशंस हैं डेटाबेस के अंदर, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीके से ही क्या होने वाला है? काम होने वाला है। भाई एक जगह चेंज हुआ तो बस वही चेंज होगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा? जब स्पेसिफिकेशंस अननेसेसरी वाली हट गई हैं, जब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आ गए हैं, जब एक्सीलेंस के साथ काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बढ़ेगी। और क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ती है तो जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फालतू का खर्चा है, क्वालिटी जब खराब होती थी उसको इंप्रूव करने के लिए डबल डेटा रहता था, रिडंडेंट स्पेसिफिकेशन रहती थी, उसके लिए खराब होता था, तो वो क्वालिटी कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन से नुकसान नहीं होंगे, इनडायरेक्टली क्वालिटी कॉस्ट कम हो रही। सो दीज वर ऑल रिडक्शन। अब मैं इंप्रूवमेंट एंगल से ले लूं। इंप्रूवमेंट एंगल से आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, वापस पीछे से ही। सर क्या बेहतर हुआ? बेहतर क्या हुआ? तो बेहतर ये हुआ बच्चों, फिफ्थ, हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर हो गया। पहले क्या होता था? परचेज डिपार्टमेंट सेल्स वाले को कॉल करता था, सेल्स वाला जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेट दे रहा है, इधर मार्केटिंग वाले ने कुछ मार्केट कर दिया, इधर सेल को बुक आ गया, ऑर्डर बुक हो गया, और इधर इसके पास है ही नहीं माल। अब वो टेंशन नहीं है। अब हमारे सारे मॉड्यूल्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे प्लांट की मेंटेनेंस वाला हमारा जो डिपार्टमेंट हो, अलग से होता है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब चूंकि अब इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो अब माल उतना ही इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा जितनी जरूरत है। ओके, जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट चलेगा। मशीन का डाउन टाइम भी अब कम रहेगा, क्योंकि पता होगा कब चलाना है और कब नहीं चलाना है, तो पूरा ही मशीन बंद रखेंगे उस समय। गुड्स भी प्रोड्यूस डिमांड के हिसाब से होंगे, कस्टमर डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, और गुड्स डिलीवर भी हम आसानी से कर पाएंगे, किसको? कस्टमर को। तो जब प्रॉपर स्टॉक रहेगा, ऑप्टिमम स्टॉक रहेगा, डाउन टाइम कम रहेगा, गुड्स सिर्फ तभी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जब डिमांड है एक्चुअली, तो वेस्टेजेस होने का खतरा कम है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। तो इंप्रूवमेंट एंगल से सर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ। और क्या इंप्रूव हुआ? सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा सर? कस्टमर ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, आप कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, उनको टाइमली डिलीवरी हो रही है गुड्स की, अपन ने पढ़ा ऑन टाइम शिपमेंट हो रहा है, साइकिल टाइम कम हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा। कस्टमर एंगल से ऊपर चलो तो सर सप्लायर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई। जैसे मैंने आपको कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लिंक कर सकते हो ईआरपी के साथ, तो सप्लायर के साथ नेगोशिएशन आप आराम से कर पाओगे क्योंकि कंपेयर आप कर पाओगे, आप मॉनिटर कर पाओगे वो कितना चार्ज कर रहा है, आप उस कॉस्ट को कम कर सकते हो जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है ना। और ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो बेहतरीन मिल रहा है। मतलब मींस इन शॉर्ट सप्लायर के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर हो पाएंगे, आप मॉनिटर कर पाओगे कॉस्ट को, आप मॉनिटर कर पाओगे सप्लायर के क्वालिटी को भी आराम से इस पर्टिकुलर ईआरपी से। फाइन, सो दिस इज वन मोर इंप्रूवमेंट। The next improvement we'll be taking is improved information accuracy and decision making. क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ईआरपी के थ्रू, उसमें रिडंडेंसी हो ही नहीं सकती, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, अननेसेसरी कुछ आएगी नहीं क्योंकि कॉमन डेटाबेस है। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें वो एक्यूरेट मिल रही है, रेलेवेंट मिल रही है, टाइमली मिल रही है। और एक्यूरेट, रेलेवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन तो जन्नत है किसके लिए? एक डिसीजन मेकर के लिए। वो आराम से डिसीजन ले पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी हुई तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो गई। सो दीज वर इंप्रूवमेंट एंड वन मोर इंप्रूवमेंट वी कैन से इनडायरेक्टली इट्स एन इंप्रूवमेंट ओनली, that flexibility, we have written this point as 8, this is 9th one, flexibility has also increased. So this is the entire point. Now how flexibility has increased? Sir, now the company information is available to all the departments. ऐसी कोई छुपी भी नहीं कि परचेज की इंफॉर्मेशन सेल्स वाले को नहीं मालूम है, सेल्स वाली मार्केटिंग वाले को नहीं मालूम है, इट्स ओपन टू ऑल। ओके, सो इससे फायदा ये हुआ कि हम मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट कंडीशंस में जो बदलाव हो रहे हैं, मार्केट में या एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से फ्लेक्सिबली फटाफट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। दिस इज द एडवांटेज नंबर 9। मैंने 10 लिए हैं एक तरह से, वो एक 3 को 3A भी अपन ने साथ में कर लिया। तो तुमको याद करने का तरीका कैसा है? सिंपल है सर। कैसे? ईआरपी से क्या मिलता है? इंटीग्रेशन होता है। किसका? इंफॉर्मेशन का। दैट इज द फर्स्ट फायदा। और सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट अगर हो रही है, सारे डिपार्टमेंट अगर जॉइंटली काम कर रहे हैं, तो लीड टाइम भी कम होगा और साइकिल टाइम भी कम होगा, और साइकिल टाइम कम होने से शिपमेंट टाइम पे जाएगा और क्वालिटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि खराब चीजें बनेंगी नहीं, खराब क्वालिटी आएगी नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो पाएगी। इंप्रूवमेंट कहां हुआ सर? सर इंप्रूवमेंट एक तो अभी जब आपने बोला डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली मिलेगी, टाइमली मिलेगी। कस्टमर और सप्लायर एंगल से ले सकते हो सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर होगा, सप्लायर की परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। ओके, उससे पहले इंप्रूवमेंट किसमें होगा सर? रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होगा। एंड द लास्ट वन विच वी टुक वाज फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। रीजन इसके सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन कॉमनली पड़ी हुई है अक्रॉस द डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज, बैरियर्स अब खत्म हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन कैन रिएक्ट क्विकली टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। दीज आर द एडवांटेज ऑफ ईआरपी। Got it? Fine. The next one, again an important topic. What are the risks and the controls in an ERP? Indirectly we're talking about the issues in an ERP. रिस्क भी बोल सकते हैं, इशू भी बोल सकते हैं। 5 बाइफर्केशन से इश्यूज के, जिनमें से जुलाई 21 में आपको टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पूछा गया था। तो टेक्नोलॉजिकल इश्यू हम जरा फटाफट ग्रैब करेंगे, बाकी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो लॉजिक नीड्स टू बी अंडरस्टूड। नाउ फर्स्ट इशू इज पीपल इशू। फर्स्ट इशू कौन सा है? पीपल इशू। और इसको मैं अलग लॉजिक से समझा रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से कि ईआरपी के अंदर क्या रिस्क आ सकती है पीपल के एंगल से। हम ऐसे समझेंगे, देखो सीक्वेंस में आपको चेंज करके समझा रहा हूं, सुनना। सबसे पहला हम देखेंगे सर ये वाला इशू। कौन सा वाला? टॉप मैनेजमेंट। अब इशू क्या पूछा है? पीपल इशू पूछा है। तो पीपल इश्यू पूछा है तो पीपल के एंगल से आंसर करेंगे, लोगों के एंगल से आंसर करेंगे। यस, तो पहला बंदा जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं टॉप मैनेजमेंट। सर इससे क्या रिस्क है? इससे रिस्क ये है कि अगर इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने समय पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराए, तो ईआरपी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और इसके लिए कंट्रोल ये होना चाहिए कि सर जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो टॉप मैनेजमेंट, तब तक ईआरपी इंप्लीमेंटेशन चालू मत करना। नहीं तो उसने अगर बीच में सपोर्ट छोड़ दिया या रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी छोड़ दी, ठीक है, जब ट्रांजिशन हो रहा है ओल्ड से न्यू पे, हम पुराने से ईआरपी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है।
सेकंड बंदा कौन है सर? कंसल्टेंट, जो हमें ईआरपी इंप्लीमेंट करने का करवाएगा, हमारे यहाँ पे मदद करेगा इंप्लीमेंटेशन में। कंसल्टेंट मतलब ये वो एक्सपर्ट है जो ईआरपी पैकेज को इंप्लीमेंट करेगा। अब रिस्क क्या है इसमें? सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल वर्किंग से फेमिलियर ही नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से फेमिलियर ही नहीं है। तो इसमें कंट्रोल क्या होना चाहिए? इसमें कंट्रोल ही होना चाहिए जो क्लियरली यहां लिखा हुआ है, क्या कि सर कंसल्टेंट के साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर, मतलब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर ऑफिसर होना चाहिए जो फेमिलराइज करेगा उसको, किसको? कंसल्टेंट को, कि देख ये हमारी कंपनी है, इस तरह से वर्किंग होती है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो तू उसी हिसाब से पैकेज को इंप्लीमेंट करना। तो कंसल्टेंट दूसरा एंगल से हो गया। तीसरा बंदा कौन है सर? तीसरा बंदा है हमारा स्टाफ। अब स्टाफ में दिक्कत क्या है? स्टाफ टर्नओवर। देखो 3 बंदे की बात कर रहे थे, पीपल इशू है, टॉप मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, स्टाफ। अब स्टाफ में दिक्कत क्या है सर? स्टाफ में दिक्कत यह है कि जैसे जैसे आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हो कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ती है, एंड इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड ना, ईआरपी इतना आसान नहीं है समझना। तो एम्प्लॉयज जो है ना उनका टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब स्टाफ छोड़ के जाने लगता है, जो क्वालिफाइड पर्सनल है, जो स्किल्ड पर्सनल है, वो धीरे धीरे छोड़ के जाने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो चले जाएंगे तो हमारा डिले होगा इंप्लीमेंटेशन में और कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए सर? इसके लिए कंट्रोल यही है कि एक तो उनको पैकेज अच्छा दो, कॉम्पनसेशन पैकेज उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सो कॉम्पनसेशन पैकेज उनका अच्छा होना चाहिए, और एक आप उस एम्प्लॉय के स्किल सेट के हिसाब से ही उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करो ईआरपी के अंदर। अगर उसमें स्किल सेट नहीं है उतना जितना ईआरपी के लिए चाहिए, या जितना स्किल सेट है वो मॉड्यूल उसी को असाइन करो, बस उससे ज्यादा उसको मत दो ताकि लोड ना पड़े उसके ऊपर। दिस इज स्टाफ टर्नओवर वाला पॉइंट। सो ये हो गए 3 बंदे। अब आप सोचो, आगे का भी मैं याद करवा रहा हूं आपको। स्टाफ का दिक्कत ये भी है, स्टाफ को डर ये भी है क्या कि सर हमको हमारी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, बदलाव आ रहे हैं यहां पर। तो मैनेजमेंट या स्टाफ ये डर रहा है कि सर चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस की वजह से हमारी जॉब खतरे में। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं इसमें, खाली ये वाला, एम्प्लॉय की प्रोफाइल भी चेंज होगी और कुछ जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगी। हाँ, कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी क्योंकि ईआरपी को रन करने के लिए बंदे तो चाहिए होंगे, पर कुछ जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए कंट्रोल सिर्फ ये है कि आप उनको सिखाओ, जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, कि देखो उनको प्रैक्टिकली समझाओ कि आपको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, घबराओ मत, आपकी ड्यूटीज आपको समझाई जाएगी, इसके लिए एक मैनुअल बना लो, ठीक है? सो दैट आपका जो ट्रांजिशन फेज है वो आराम से निकल जाए। और उसी स्टाफ को आपको क्या करना है? ट्रेन भी करना है। अब ट्रेनिंग में क्या इश्यू है सर? ट्रेनिंग में ये इश्यू है कि जनरली जो ट्रेनिंग होती है ईआरपी की वो कब होगी? जब इंप्लीमेंटेशन खत्म हो रहा होगा, उस स्टेज पे होगी। इनिशियल लेवल पे तो कोई ज्यादा ट्रेन करेंगे नहीं। अब दिक्कत यह आती है कि टॉप मैनेजमेंट का खर्चा इंप्लीमेंटेशन करते करते इतना हो चुका होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो लगेंगे, ईआरपी इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट सिंपल, कॉस्टली तो है ही अफेयर ये। अब आपने खर्चा कर दिया और ट्रेनिंग लास्ट स्टेज पे, तो लास्ट में जाते जाते क्या होता है, इतना खर्चा हो चुका होता है तो मैनेजमेंट कहता है थोड़ा ट्रेनिंग पे कम कर दो खर्चा, बहुत खर्चा हो चुका है। बट अगर ये किया ना तो भारी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपने ट्रेन ही नहीं किया यूजर्स को, ट्रेन ही नहीं किया एम्प्लॉइज को, बजट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सोल्यूशन कंट्रोल यही है, ट्रेनिंग एक प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, उसको उतना ही बराबर इंपॉर्टेंस देना है जितना बाकी इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस को आपने दिया था। ट्रेनिंग या तो जिससे खरीदा है हमने वो प्रोवाइड कर दे, या किसी स्किल कंसल्टेंट को बुला के, और आपको ट्रेनिंग सेशंस तो देने ही चाहिए, उसको स्किप आप नहीं कर सकते। दीज वर व्हाट? दीज वर पीपल इशू। ये क्या थे? सारे पीपल इशू। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या क्या इश्यूज थे सर? लॉजिकली याद करोगे सर, बंदा कौन है? टॉप मैनेजमेंट। बंदा कौन है? कंसल्टेंट। बंदा कौन है? स्टाफ। स्टाफ को दिक्कत क्या है? ट्रेनिंग का इश्यू है, और स्टाफ को चेंजेस का डर है कि उसकी जॉब थ्रेटन हो सकती है। दीज आर द इश्यूज जो किसमें है? पीपल के अंदर। आगे बढ़े, चले। सो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इश्यू आता है प्रोसेस के रिस्क। अब प्रोसेस में क्या रिस्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रोसेस के रिस्क में आपके सामने 2 ही रिस्क है, तो चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है इस पे डिटेल क्वेश्चन आने के, पर फिर भी मैं बता देता हूं। प्रोसेस के रिस्क में 2 रिस्क है। एक तो देखो बीपीआर के रिस्क है। प्रोसेस का नाम आया तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस की री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग मतलब समझते हो सर, जब आप ईआरपी लगाओगे ना तो कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ चेंज,
इट्स अ ह्यूज चेंज, जिसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक चेंज होगा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगा, अच्छा खासा चेंज होगा, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। तो जब अच्छा खासा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी क्या करना है, उसको कंसिडर करना है। अब रिस्क क्या है, आपको लगा सारी छोटा मोटा चेंज होगा तो आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, जबकि कंट्रोल्स ये लगाने थे आपको कि आपको पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करना था। तो दिस इज वन प्रोसेस का रिस्क। वन रिस्क इज आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोग्राम मैनेजमेंट आपका पुअर है। मतलब आपके जो डे टू डे प्रोग्राम्स चल रहे थे और जो ERP एनेबल्ड फंक्शंस हैं उनमें इंफॉर्मेशन गैप आ रहा है। मतलब कुछ चीज़ें अभी भी वैसी ही चल रही हैं ट्रेडिशनली, और कुछ ERP एनेबल्ड हो गई तो उसमें गैप आ रहा है। कंट्रोल ये करना है कि दोनों के बीच में रियल टाइम लिंकेज करना चाहिए। तो दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स। छोटा क्वेश्चन है, चांसेस कम है कंपैरेटिवली, बट फिर भी डिस्कस अपन ने कर लिया। नाउ कम्स टेक्नोलॉजिकल रिस्क, बट इट वाज देयर इन दिस अटेम्प्ट, सो आई विल जस्ट ब्रीफ इट अप। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी रिस्क, चैप्टर 1 में भी आपने ध्यान दिया और टेक्नोलॉजिकल रिस्क पढ़ी थी, वही है। एक तो ऑब्सोलेसेंस हो जाती है टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेट होने की वजह से हमें एनहांसमेंट और अपग्रेड्स करने पड़ते हैं उसके अंदर, और हमने नहीं किए तो दिक्कत है। फिर जो नए नए आप एप्लीकेशंस ला रहे हो, ठीक है, वो हमें ऐड करने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, वो अगर आपने ढंग से ऐड नहीं किए, ठीक है, तो दिक्कत है। और फर्स्ट इज आपका सिस्टम जो है ना, जो ERP सॉफ्टवेयर है उसमें खूब सारे फीचर्स और फंक्शन होते हैं, बट सब काम के नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप ऐसे फीचर्स और फंक्शंस को भी अपने इंप्लीमेंट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंप्लीमेंटिंग, that can be a disastrous for the organization. ये technological risk थी, and this question came in July 2021. So we are just brushed up. We are not getting into the detail of the same. The next risk is important. अगला issue. तो people issue के बाद जो अगला topic important था वो technological, वो आ चुका है। अगला issue वो वापस important है, other implementation issues. कुछ और भी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज होते हैं, अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज के नाम से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या रहते हैं। अब इसको भी लॉजिकली समझोगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। सुनना, कोई भी यूजर, जैसे मैं हूं या आप लोग, अपने आप को समझ लो, आप लोग ERP इंप्लीमेंट करने की सोच रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने की सोच रहे थे, पर कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। क्या सर? आप बोलोगे सर मेरे पास फंडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यस, बिल्कुल सही सुना है। सो इनसफिशिएंट फंडिंग इज द बिग रिस्क। और अगर आपने बिना प्रॉपर बजटिंग किए हुए, बिना ध्यान दिए हुए आपने लागू करना चालू कर दिया, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, आपको बीच में रुकना पड़ सकता है। क्योंकि आपने अगर बिना कंसल्टेंट के, बिना एक्सपर्ट से पूछे आपने चालू कर दिया, तो आपको बीच में रुकना पड़ सकता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। तो इसीलिए कंट्रोल यहां पर यही है कि पहले पूरा का पूरा डिस्कशन होगा, बजट अलोकेशन रखेंगे, और कंटिजेंसी के लिए भी बजट रखना है, क्योंकि हमेशा ज्यादा ही होता है थोड़ा खर्चा बजट से, तो वो सिर्फ रखने के बाद ही चालू करना है। दैट इज द फर्स्ट रिस्क एंड द रिस्पेक्टिव कंट्रोल। दूसरा डर हमेशा जो ERP इंप्लीमेंटर्स हैं या ERP जो कंपनी लगा रही है उसको ये है, सर मैं ERP के लिए पैसा तो लगा दूंगा, पर मेरा डेटा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अगर मेरा डेटा सेफ नहीं रहेगा तो मेरे सिस्टम के फेल होने के चांसेस हैं। ऐसे याद करो भाई, डेटा सेफ नहीं रहेगा तो मेरे सिस्टम के फेल होने के चांसेस है। और सिस्टम के फेल होने के चांसेस क्यों हो रहे हैं? सर कोई भी मेरे डेटा पे एक्सेस कर रहा है, और हर कोई अगर एक्सेस करेगा तो मेरे डेटा की स्पीड क्या हो जाएगी, मेरे ऑपरेशन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। आप इसको भी 4 मार्क कर सकते हो, इसको 3 भी ले सकते हो, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या सर फंडिंग नहीं थी, ठीक है, पर डेटा की सेफ्टी का क्या? कोई अनऑथराइज एक्सेस कर गया तो सिस्टम फेल हो सकता है, और फेल हो गया तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन वैसे ही गिर जाएगी। तो इस पॉइंट्स पे आप इंप्लीमेंटेशन के बेसिस तो याद कर सकते हो। कंटेंट में इतना इश्यू नहीं होता है, बेसिस हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताई दिया इनसफिशिएंट फंडिंग का। सेकंड देख लेते हैं क्या लिखा है। डेटा की सेफ्टी का डर क्यों है सर? क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह कॉमन डेटाबेस है, तो अगर पूरा डेटा गया तो गया बिजनेस। बिल्कुल सही है। फिर मैं आपको सीक्वेंस में ही ले लेता हूं, पहले डेटा एक्सेस ले लेता हूं। अगेन इसमें भी वही लॉजिक है, सारा डेटा सेंट्रली पड़ा हुआ है, तो कोई बंदा एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा के ऊपर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। उससे ऊपर वाला, अगर चूंकि सारा डेटा एक सिंगल सिस्टम से, सिंगल डेटाबेस से, सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो अगर वो मेन डेटाबेस ही हैंग हो गया, वो मेन डेटाबेस ही क्या हो गया, खराब हो गया, वो सिस्टम ही खराब हो गया, तो पूरा बिजनेस अगेन क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। दैट इज अ सिस्टम फेलियर। कंटेंट इज वेरी इजी। एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्यों स्लो होगी सर? चूंकि सेंट्रलाइज डेटा है, जैसे 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 डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेटा साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोड भी बढ़ता जाएगा किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, वहां फिर स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
दीज वर व्हाट अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। कौन कौन से थे? सबसे पहला सर फंडिंग नहीं है। दूसरा क्या सोचेगा? सर डेटा सेफ नहीं है। डेटा कैसे सेफ नहीं है? सर कोई भी एक्सेस कर लेगा, कोई भी कर लेगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा और इतना डेटा भर जाएगा कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन स्लो हो जाएगी। दीज आर द रिस्क एंड द रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स आर देयर। फाइन, this was which issue? Implementation issue. And the last is post implementation issue. Again, one point is there for MCQ. I'm just telling you this point. Implement करने के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना पड़ेगा ERP को, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार इंप्लीमेंट कर दिया बस अब बढ़िया होगा ना। नए वर्जन्स आते हैं, नए नए मॉड्यूल्स आपके ऐड करने पड़ सकते हैं, आपको नए एम्प्लॉयज आएंगे, उनको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, उनको ट्रेन करना पड़ेगा आपको। सो ये कोई वन टाइम टास्क नहीं है, इट्स अ रेगुलर और कंटिन्यूस टास्क, आपको लाइफ लॉन्ग देखते रहना पड़ेगा। दैट इज अ पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने नहीं देखा तो दिक्कत हो सकती है। सो दीज वर व्हाट? दीज वर द इश्यूज इन ERP। व्हाट वर द इश्यूज? मेनली पीपल इशू, इजीली याद हुआ, टेक्नोलॉजिकल इसी टिम में था। इंप्लीमेंटेशन इशू डिटेल में याद करना है, बाकी के दोनों नाम प्रोसेस और लास्ट में पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि जितना जिसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक्सेस चाहिए आपको उसको उतना ही एक्सेस अलाउ करना चाहिए। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस। जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही एक्सेस अलाउ करो। दैट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द सेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन ERP, दो सिंपल वन बट एन इंपॉर्टेंट वन। ERP में जब आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब लेट्स सपोज यू आर एन ERP ऑडिटर, आपको सिस्टम ऑडिटर बनाया गया है और आपको ERP की ऑडिट करने के लिए बोला है। इसमें भी मैं आपसे दो सवाल करूंगा। एक, ERP ऑडिट करते समय आपको क्या क्या सवाल करने हैं क्लाइंट से या क्या क्या चीजें देखनी है, तो कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन है। एक तो ये पढ़ेंगे और एक नीचे भी पढ़ेंगे कि जब आप ERP की ऑडिट कर रहे हो तो आपको कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना है अपनी ऑडिट में। ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। सो वी हैव टू क्वेश्चंस। वन, व्हेन द ऑडिटर इज ऑडिटिंग द ERP, व्हाट आर द क्वेश्चन ही शुड आस्क, व्हाट आर द क्वेश्चन ही शुड पुट अप? आंसर इज सिंपल सर। क्या सिस्टम के अंदर जो ERP सिस्टम प्रोसेस कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, क्या वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहा है? यस और नो चेक करना है। क्या जो रिपोर्टिंग की जरूरत है, जैसे हमें एनुअल रिटर्न सबमिट करना है ROC को, क्या वो रिपोर्टिंग की जरूरत भी है पूरी कर रहा है ERP की नहीं? क्या ये हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहा है? क्या इसमें ऐसे कंट्रोल्स लगे हुए हैं जिससे ऑथेंटिक, वैलिड और एक्यूरेट ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस होंगे? क्या इसमें प्रोटेक्शन है अनऑथराइज एक्सेस और यूज से? क्या इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं? क्या ERP के एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है कि इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे? क्या ट्रेल अवेलेबल है, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, लिंक ऑफ इवेंट्स अवेलेबल है कि नहीं है? क्या यूजर को ट्रेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ERP को चलाने के लिए? क्या ERP सिस्टम का पूरा करंट और अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं है? These are the points which an auditor will ask. These are the questions which the auditor will ask जब वो ERP ऑडिट कर रहा होगा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल पॉइंट से सर। गैप और गैस फॉलो हो रहा है, रिपोर्टिंग की नीड्स फॉलो हो रही है, प्रोटेक्शन एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी से और एक प्रोटेक्शन अनऑथराइज एक्सेस से, और अनऑथराइज एक्सेस से रोकना है अपने आप को, इस सिस्टम को, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं? फाइन। ऑथेंटिक, वैलिड और करेक्टली प्रोसेसिंग हो रही है, एडमिन के रोल्स क्लियर है, यूजर को ट्रेन किया जा रहा है और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं है? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच एन ऑडिटर शुड आस्क ड्यूरिंग द ERP ऑडिट। another one auditing aspect of ERP. The first one was questions to be asked. अभी बात कर रहे हैं ऑडिटिंग एस्पेक्ट की कि क्या एरियाज आपको कवर करने हैं ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स में जब आप ERP की ऑडिट कर रहे होगे। बच्चों दो ही पॉइंट है इसमें। वन इज डेटा की ऑडिट करनी है, उसमें भी दोनों, क्या फिजिकल सेफ्टी है, फिजिकल कंट्रोल है डेटा के ऊपर, और दूसरा एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं डेटा के ऊपर। एक्सेस कंट्रोल मतलब जिसको जितना एक्सेस करना है उसको उतना ही अलाउ किया गया है। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, प्रोसेस की ऑडिट करनी है। प्रोसेस की ऑडिट में दो हैं, एक तो फंक्शनल ऑडिट आएगा और एक नेक्स्ट पेज पे इनपुट वैलिडेशन आएगा। पहले फंक्शनल ऑडिट की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। ERP जिस पर्पस के लिए लगाया था
क्या वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब यू आर कंपेयरिंग व्हाट, यू आर टेस्टिंग द ओवरऑल प्रोसेस, द ओवरऑल system, that whether it is functioning as it was designed to operate or not. So that is functional audit. Second is input validation. क्या जो ERP के अंदर डेटा डाल रहे हो क्या उसका इनपुट वैलिडेशन हो रहा है। जैसे भाई अमाउंट की फील्ड में किसी ने क्या नहीं डाल दिया हो, अमाउंट की फील्ड में किसी ने ब्लैंक नहीं छोड़ दिया हो, कुछ तो अमाउंट लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। स्टॉक आइटम किसी ने क्या ना भर दिया हो, डैश ना छोड़ दिया हो, कुछ जीरो है तो जीरो भी भरना तो पड़ेगा ही ना, ओके। डेट की फील्ड जो है उसमें आज की डेट ही कवर होनी चाहिए, आगे और पीछे की डेट्स नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज इनपुट वैलिडेशन। तो ईआरपी की ऑडिट करते समय दो एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं, एक डेटा और एक प्रोसेस। डेटा के अंदर फिजिकल और एक्सेस कंट्रोल, और प्रोसेस के अंदर एक तो फंक्शनल ऑडिट और एक आपका क्या हो जाएगा, इनपुट वैलिडेशन। गॉट इट? फाइन, फाइन सर। अब थोड़ा और लेवल बढ़ेगा और ईआरपी के अब आपसे मॉड्यूल्स पूछे जाएंगे, एंड दिस बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, बट नॉट टू वरी, देयर इज सम लॉजिक अगेन फॉर दिस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक बिजनेस प्रोसेस की। एक बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, बट इसके तीन आपको याद रखना है स्टेप्स। कभी भी कोई बिजनेस प्रोसेस आप रन कर रहे हो तो सबसे पहले तो काम है उसको डिफाइन करो, उसमें कितनी स्टेजेस हैं। उसके लिए परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करो। परफॉर्मेंस मेजर्स का मतलब कि हम नापेंगे कैसे कि अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रोसेस, एंड देन उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तैयार कर लो पूरा कि हाँ अब ये प्रोसेस ठीक कर रहा है, अब इसको स्टैंडर्डाइज कर दो और इसी प्रोसेस के तहत काम अब किया जाएगा। सो दैट इज बेसिकली बिजनेस प्रोसेस की स्टेजेस। ये वाला पॉइंट मैं जो आपको कह रहा था शुरू में कि अगर फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो आंसर कौन सा होगा, जो वहां पढ़ा अपन ने कि 2 ह्यूमन करेगा बाकी सॉफ्टवेयर करेगी 5 स्टेप्स। लेकिन अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है क्या कि अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो बता दो, अकाउंटिंग साइकिल बता दो, सो दिस वुड बी द आंसर। आंसर इज इजी, पर अगर क्वेश्चन आया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर तो वहां, और नॉर्मल है तो ये सिंपल सी साइकिल है कि सोर्स से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड देन क्लोजिंग एंट्री करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। फाइन, फाइन सर। नाउ कम्स, दिस इज अ जायंट किलर। आपसे अलग अलग टाइप की क्या पूछी है मॉड्यूल सीआरपी के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड सारी मॉड्यूल्स हैं। इनमें मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा जो आपको अच्छे से समझाऊंगा और बाकियों के भी एक लॉजिक को डेवलप करूंगा। क्लासरूम लेक्चर्स में हमने प्रॉपर इसका बॉक्स बनाया था, तरीका पढ़ा था कि किस तरीके से इन मॉड्यूल्स को आप पढ़ सकते हो, बस उसी पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ये मॉड्यूल लेके, इट्स नॉट इजी, इट्स अ टिपिकल मॉड्यूल, और वो है हमारी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल, बिकॉज दिस इज द बेस मॉड्यूल, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के फीचर्स आपसे पूछ सकता है। इस मॉड्यूल का काम क्या है सर, ये सारे बाकी मॉड्यूल्स को कनेक्ट करती है, क्योंकि सबका इंपैक्ट फाइनेंस और अकाउंट्स पे तो आना ही है, राइट। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल के फीचर्स हमसे पूछ रहा है। अब फीचर्स कैसे याद कर सकते हो, सुनना, बहुत प्रॉपर लॉजिक है और बहुत ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लॉजिक से समझ जाओगे। पहले तो जो ज्यादा लोड लेना ही नहीं चाहते उनके लिए आंसर, सर अकाउंटिंग मॉड्यूल है ना, तो अकाउंट्स में चले जाओ, दिमाग लगाओ, बैलेंस शीट में घुस जाओ। अकाउंट पेएबल कहां मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा ना, तो ये दो तो मॉड्यूल ही हो गए। अच्छा, अकाउंट पेएबल में लिखेंगे क्या सर, अरे बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, वेंडर क्रिएट होगा ना, अकाउंट पेएबल में किसका मास्टर क्रिएट होगा, वेंडर का मास्टर आएगा, और रिसीवेबल में किसका आएगा, कस्टमर का आएगा, उससे रिलेटेड सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। फाइन, और बता देता हूं, बहुत कंफर्टेबल है। देखो एसेट कहां आएगा सर, जब अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसीवेबल की बात करिए, है ही क्या एसेट, तो एसेट की अकाउंटिंग इसमें आ जाएगी। और इसका एक फीचर और है क्या कि सर ये बाकी मॉड्यूल्स के साथ भी तो इंटीग्रेट कर देगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल मॉड्यूल है, फाइनेंस अकाउंटिंग तो सबके साथ इंटीग्रेट करेगी। फाइन, फाइन सर। और क्या आ सकता है, जनरल लेजर भी तो फाइनेंस का ही पार्ट है। टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर आप क्या करने वाले हो, टैक्स रेट्स बुक करने वाले हो, जो स्टैट्यूटरी मास्टर मैंने बताया था वो भी तो यही है, तो ये पॉइंट भी आ सकता है 5, इसको भी ले सकते हो। और दो जो ऊपर बचे ना उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूं,
क्योंकि वो आपको एक लॉजिक क्रिएट करके देंगे जो आप हर मॉड्यूल में लिख सकते हो। क्या? सुनना। क्योंकि नीचे वाले तो सिर्फ फाइनेंस और अकाउंटिंग में आएंगे, लेकिन बाकी दो मॉड्यूल आप बाकी सब में भी कॉमनली लिख सकते हो। इट विल नॉट बी रॉन्ग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सही होगा। क्या? जब भी कोई मॉड्यूल आप ओपन करोगे उसके अंदर आपको कंपनी तो डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे टैली आपने कभी चलाया हो तो उसमें आप सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हो, उस कंपनी का एक कोड क्रिएट करते हैं, है ना, और उसके फिर सारे फंक्शंस उसको असाइन किए जाते हैं। वैसे ही यहां पर है, फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल में भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। कैसे सर? कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी को कोड्स देने हैं, अगर अलग अलग बिजनेस एरियाज है तो अलग अलग बिजनेस एरियाज, फंक्शनल एरियाज डिफाइन करने हैं उसके अंदर। ओके। फिर क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्रेडिट लिमिट, कि भाई इस कंपनी में क्रेडिटर्स को या डेटर्स की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। फिर अलग अलग अगर ब्रांचेस हैं और अलग अलग क्रेडिट लिमिट असाइन कर रहे हो वहां पर, तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग क्रेडिट कंट्रोल्स डिसाइड होंगे, है ना। सो दिस इज क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड ऊपर वाला पॉइंट भी सिंपल है सर, ये जो फाइनेंशियल डेटा फ्लो कर रहा है ना अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, उसको ट्रैक करते रहना है। ये भी अकाउंटिंग मॉड्यूल का ही फंक्शन है, अकाउंटिंग मॉड्यूल का ही फीचर है। सो गेटिंग द पॉइंट राइट। मैंने टिपिकल क्वेश्चन उठाया है आपके लिए सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू अप्रोच दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इफ इट ऑल दे कम। तो अगर फाइनेंस और अकाउंटिंग आया तो लॉजिक क्लियर है सर, एसेट है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल है, जनरल लेजर है, इंटीग्रेशन विद ऑल अदर मॉड्यूल है। फिर और लिखना है तो वो भी बुरे पॉइंट नहीं है, आपका क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगले का भी मैं आपको लॉजिक जरूर बता देता हूं। कंट्रोलिंग मॉड्यूल बेसिकली क्या कवर करता है, हमेशा अगर ये बात याद रह गई ना आपको तो आपको आंसर बहुत इजीली याद हो जाएगा। कंट्रोलिंग मॉड्यूल हमेशा दो एलिमेंट्स कवर करता है, रेवेन्यू एलिमेंट और कॉस्ट एलिमेंट। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहां से लेके जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं ना, कहां तक, यहां तक, ये सब कॉस्ट के मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। ये सब किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ओके। और अगर आप इसके बाद के दो पॉइंट और लो तो ये किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू की। बहुत लॉजिकल है पॉइंट, देखो मैं खाली हेडिंग्स आपको समझा रहा हूं। चूंकि हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट के एलिमेंट्स की अकाउंटिंग पूरी उस पर कंट्रोल चाहिए। कॉस्ट सेंटर, अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है वर्ड, तो कॉस्ट सेंटर की अकाउंटिंग वाला वर्ड आ गया, एक्टिविटी बेस्ड वाला पॉइंट आ गया। फाइन। इंटरनल ऑर्डर इनडायरेक्टली क्या होते हैं? जॉब कॉस्टिंग वाला पॉइंट है ये, जॉब कॉस्टिंग। और प्रोडक्ट की कॉस्ट की कंट्रोलिंग करनी है। रेवेन्यू में दो हो गए, प्रॉफिट सेंटर, ऊपर कॉस्ट सेंटर था, यहां प्रॉफिट सेंटर आ गया, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। दिस इज हाउ यू कैन इजीली लर्न द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स जो इसके अंदर कवर्ड होते हैं। इज इट सिंपल? यस सर, दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल, राइट? राइट सर। Now in sales and distribution will be mainly covering the sales and distribution process. बाकी अगर आप देख रहे हो उसके फीचर्स वही हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करना है, चूंकि यहां पर कौन सा मास्टर होगा? कस्टमर मास्टर, तो कस्टमर मास्टर क्रिएट करना है। नाउ ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, जनरली क्या होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस समझाओ किसके अंदर, लेट्स सपोज कि ईआरपी के अंदर। ओके, ईआरपी के अंदर आपको समझाना है, तो डोंट राइट दैट आंसर। विच वन? जो ऑर्डर टू कैश की साइकिल होती है ना नॉर्मली आपकी, वो नहीं लिखना है कि कस्टमर ऑर्डर आया, ऑर्डर फुलफिल किया, डिलीवरी नोट तैयार किया, वो नहीं लिखना है। इनवॉइस आया, कलेक्शन किया, अकाउंटिंग करी, वो नहीं आएगा जो फर्स्ट चैप्टर में था। ईआरपी के रिस्पेक्ट में अगर आपसे सेल्स एंड, क्योंकि वो साइकिल थी सेल्स साइकिल या ऑर्डर टू कैश साइकिल, तो वही सिंपल साइकिल। इसमें थोड़ा सा एक्सपैंडेड रूप है कंफर्टेबल बट एक्सपैंडेड रूप है। क्या सर? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी साइकिल लंबी कर दी, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होती है सर? प्री सेल्स एक्टिविटी। प्री सेल्स में क्या होगा? आप कस्टमर सर्च कर रहे हो, उसको अपना डेमो वेमो दिखाओगे प्रोडक्ट का, और उसको कोटेशन सबमिट करोगे। वो खुश हुआ तो वो आपको क्या देगा? सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर देने के बाद आप इन्वेंट्री चेक करोगे, माल अवेलेबल है, नहीं है, रेडी है, नहीं है। ओके, रेडी है, माल डिलीवर करोगे, उसको डिलीवर करके बिलिंग करके और उससे पैसा रिसीव करोगे। ऐसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज क्वाइट इजी। हाँ, आंसर इज क्वाइट इजी, बट द टेक्निकलिटी इज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑर्डर टू कैश साइकिल पूछी तो वो आएगा, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो ये आएगा। ओके। ऐसे ही हमारी एचआर मॉड्यूल भी है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स में ये जरूर याद रखना मल्टीपल चॉइसेस के लिए कि ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल का या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है। 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो फोर्थ वन इज ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। एचआर मैनेजर का काम क्या है सर?
डिस्प्यूट कम से कम हो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उस मैन पावर का, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का स्टेटस या ट्रैक हम कर सके, ट्रैकिंग हम कर सकें, और एम्प्लॉयज ने कितनी छुट्टी ली है उसका भी ट्रैक कर सके। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका, एचआर मैनेजमेंट का, जो हमको दे रखा है, और ये बेसिक हमने देख लिया। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल भी नहीं है, ज्यादा जाना भी नहीं है। फाइन। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर भी लॉजिकल पॉइंट्स ही हैं कि एक मास्टर डेटा बनेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को क्या करना है, उसको प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से भी प्लानिंग करनी है, उसको सेल्स एंड ऑपरेशनल पार्ट भी प्लान करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी को करना है, प्रोडक्शन की प्लानिंग तो करनी ही करनी है, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा वो प्लान भी उसी को बनाना है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन वाले का काम है। तो इसके मॉड्यूल्स में बहुत नाम क्लियर है सर, मास्टर डेटा, एसओपी एंड डीआरपी, सेल्स एंड ऑपरेशनल वाला प्लान, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान। प्रोडक्शन का प्लान तो है ही, सीक्वेंस कैसी भी रख सकते हो चलेगा, जैसे सीक्वेंस में आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूं। ऐसे समझो कि सबसे पहले प्रोडक्शन वाले को क्या देखना है, भाई माल अवेलेबल है कि नहीं है ना, तो मटेरियल की प्लानिंग करेगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट की। फिर माल अगर अवेलेबल है तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन के बाद सेल्स की, और सेल्स के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो हो गए 4 पॉइंट। फिर जब वो प्रोडक्शन कर रहा होगा तो कैपेसिटी भी तो प्लान करनी पड़ेगी, प्लांट के पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि भी नहीं। और फिर सारा काम हो जाएगा तो कॉस्ट पे कंट्रोल करो कि नेट कॉस्ट कितनी रखनी है, इतना सब तो खर्चा हो ही गया। और मास्टर डेटा इज ए जनरल पॉइंट, मास्टर आपको कंट्रोल करना है। फाइन। सिमिलरली कम्स परचेज और मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। नाउ मटेरियल मैनेजमेंट में भी परचेज का प्रोसेस जो है ना, ये डिफरेंट है। अगर नॉर्मली आप देखते हो परचेज टू पे साइकिल, उसमें तो सिर्फ 4 स्टेप्स होती हैं आपकी। परचेज किया मतलब प्रोक्योर किया, गुड्स रिसीव किए, आपने इनवॉइस मिला आपको, और आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये किस में है, ईआरपी के मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर परचेज का प्रोसेस है। थोड़ा सा लंबा है, वो सारे पॉइंट्स तो है ही है, लेकिन और थोड़ा सा एक्सटेंडेबल है। तो ध्यान रखना है, ईआरपी का पूछा है, नॉर्मल पूछा है, अगर इस मॉड्यूल का पूछा है ईआरपी मॉड्यूल का, तो ये आंसर होगा। क्या है, मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स। सबसे पहले जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको मान लो रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। जो हमारा मटेरियल डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, उसको रिक्वेस्ट भेजता है। तो परचेज रिक्वेस्ट आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। परचेज डिपार्टमेंट उस रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करता है कि सर अभी करंट स्टॉक में पड़ा है कि नहीं पड़ा है सामान जिसकी रिक्वेस्ट आई है, या हो सकता है हमने ऑर्डर दे रखा और पेंडिंग वो आने वाला ही हो। अगर ऐसा कुछ नहीं, मतलब मटेरियल अवेलेबल भी नहीं इतना जितना चाहिए, ना पेंडिंग ऑर्डर है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसकी रिक्वेस्ट को, और एक्सेप्ट करके और सप्लायर्स जो हैं उनसे कोटेशन मंगाता है। कोटेशन जिसकी अच्छी होती है इवैल्यूएट करके, और उसको क्या दे देता है, ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर देने के बाद माल रिसीव होता है। माल रिसीव होकर एक बार तो आप किसको दे दो, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि लो तुमने मांगा था तुम ले लो। इधर इनवॉइस इनके पास आता है, और ये लोग क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कहानी टिपिकल नहीं है, लॉजिक टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा एक्सटेंडेबल है कि सर रिक्वेस्ट आ रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, हमने उस रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट किया, कोटेशन मंगाया, कोटेशन इवैल्यूएट किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के माल रिसीव हुआ, माल रिसीव करके माल इशू कर दिया एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसके बाद इनवॉइस रिसीव किया और पेमेंट कर दिया किसको, वेंडर को। दिस इज आवर विच साइकिल, परचेज साइकिल। ओके फाइन। Similarly, you have a quality management module. Again, a logical point. सर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल में क्या क्या होगा, कहानी की तरह सुनना है तो कहानी की तरह सुन लो। क्वालिटी की सबसे पहले प्लानिंग होगी कि भाई किस तरह से हम लोग कस्टमर को टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, बजट के अंदर रहते हुए सामान पहुंचा देंगे, क्वालिटी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद अगर अगला दो तो क्वालिटी एश्योरेंस, हमको क्या करना है, अश्योर करना है कि हमारे यहाँ हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो। तो प्रोसीजर्स डिफाइन करेंगे, प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे इस तरह से प्रोसीजर्स को लगाना है ना। जो ढंग से काम कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, डिविएशन से आते हैं उसके ऊपर एक्शन लेंगे, अश्योरेंस। ताकि क्वालिटी में क्या है, इंप्रूवमेंट, और अगर नहीं आ रहा है इंप्रूवमेंट तो क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब वही रैंडमली चेक करते रहो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते रहो कि क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही बन रहा है जैसा चाहिए था, ताकि जो बेकार प्रोडक्ट हो वो कस्टमर्स के पास ना जाए, ताकि क्वालिटी हमारी अच्छी रहे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, क्वालिटी की प्लानिंग, अश्योरेंस, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल। ये 4 हैं क्या, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के फंक्शंस। क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस भी होता है,
नॉट दैट टिपिकल, सो ये आप लोग को पढ़ना है। प्लांट मेंटेनेंस में मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, पर मैं आपके लिए एक पॉइंट जरूर बताऊंगा इसके अंदर, अगेन फॉर मोर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, कि प्लांट को मेंटेन करने का बेसिक उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस? सर प्लांट आप मेंटेन कर रहे हो, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? व्हाई यू आर मेंटेनिंग द प्लांट? 3 रीजंस, 3 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, ताकि ब्रेकडाउन ना हो, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो प्लांट अटकेगा, तो ब्रेकडाउन ना हो और प्लांट अच्छी वर्किंग कंडीशन में चलता रहे, हम ये चाहते हैं। दूसरा, इससे फायदा ये होगा कि मशीन अगर चलेगी, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चलेगी, बिना रुके चलेगी, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है प्लांट मेंटेनेंस का, कि ताकि जो दूसरे हमारे सेक्शंस हैं फैक्ट्री के, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी अगर जरूरत पड़ रही है किसकी, इस पर्टिकुलर मशीन की, तो उनको भी हम मशीन क्या करवा सकें, अवेलेबल करा सकें, ताकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि जितना प्लांट यूज होगा उतना ऑप्टिमम रिटर्न आपको उससे मिलने वाला है। सो दिस इज द लॉजिक व्हाई वी आर मेंटेनिंग द प्लांट, और इसके लिए अलग से पूरा मॉड्यूल हमारा क्यों है प्लांट मेंटेनेंस का, वो पॉइंट है। प्रोजेक्ट सिस्टम वाला इतना कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं। सप्लाई चेन अगेन एसएम में आ जाता है तो उतना डिटेल नहीं है। सीआरएम भी अगेन आ जाता है, लेकिन सीआरएम का एक क्वेश्चन अच्छा है, और वो है बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल है हमारा, सीआरएम होता क्या है सर? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हमको एनरिच करना है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कस्टमर का रिलेशनशिप आपके साथ इंप्रूव होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, कस्टमर की सारी क्वेरीज आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। यस सर। इससे कस्टमर आपके साथ ही रहेगा, जाएगा नहीं, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी अप सेल और क्रॉस सेल मैक्सिमाइज हो जाएगी। अप सेल मतलब गिविंग द कस्टमर अ प्रीमियम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस सेल मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसको ऑफर करना जो उसके प्रीवियस परचेज के बेसिस पे था। ये सब आपको फायदा मिलने वाला है अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा रखोगे। ये तो प्राइमरीली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब दो एंटिटी के अंदर से देखो, अगर एंटिटी के एंगल से देखें हम लोग अगर, तो एक तो एंटिटी के सारे जो डिपार्टमेंट है ना, उनमें कम्युनिकेशन अच्छा होगा। रीजन इज कस्टमर का डेटा अब क्या होगा, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर रहेगा और वो शेयर हो जाएगा सारे डिपार्टमेंट्स में। तो सारे डिपार्टमेंट अब एक एज ए टीम काम करेंगे। नहीं तो क्या होता था, कस्टमर केयर वाले को आपने कॉल किया, सुबह फोन किया, उसने अपनी क्वेरी पूछ, आपकी अपनी क्वेरी डाली, उसने आपसे क्वेरी पूछी, खत्म। फिर दिन में फिर कॉल किया आपने, फिर वापस वो बंदा बोलता है मेरे को वापस पूरी क्वेरी बताओ ना, अब वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में वो फीडेड होगा कि सुबह जब दूसरे वाले कॉल बंदे ने उठाया था तो उसने इस तरह की क्वेरी इसमें चढ़ा रखी है, वो आपको बोलेगा आपकी क्वेरी पे प्रोसेसिंग चल रही है, वेट फॉर सम टाइम। सो इंटरनल कम्युनिकेशन बेटर हो गया तो सर्विसेज कस्टमर को अच्छी मिलेगी। और एक फायदा और कंपनी के एंगल से देख लो, तो अब आप अपना मार्केटिंग कैंपेन बहुत सोच समझ के चलाओगे। आपको पता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, आपने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया, तो आप सही टाइम पे, सही टारगेट पे, सही लोकेशन पे अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट को मार्केट करोगे। ओके, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्रुप है, यहाँ मुझे अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाने, ये लेस प्रॉफिटेबल ग्रुप है, यहाँ मुझे ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो ये सीआरएम का क्या है आपके लिए एडवांटेज है। तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? इफ यू थिंक द आंसर इज प्रीटी सिंपल। सर क्या फायदा होगा कस्टमर के साथ अगर रिलेशनशिप हमारे एनरिच होंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा नंबर 1 क्या देखा था सर? कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे तो अपसेल और क्रॉस सेल मैक्सिमाइज होगी, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये तो कस्टमर हो गया। एंटिटी के एंगल से देखें तो सर आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्योंकि अब एक कॉमन डेटा पड़ा होगा सारे डिपार्टमेंट के पास, तो अब वो टीम की तरह काम करेंगे और ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाएंगे कस्टमर को। और ऑर्गेनाइजेशन अब अपना मार्केटिंग कैंपेन भी ऑप्टिमाइज कर पाएगी, वेस्टेज नहीं होंगे रिसोर्सेज के। दिस इज द पॉइंट ऑफ सीआरएम। क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल। अब देखो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के साथ। एक तो है एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स विद फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। नाउ ये क्या क्वेश्चन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो मॉड्यूल्स को।
तो बातें बहुत सिंपल है सर। मास्टर डेटा जो होगा ना आपका, मास्टर डेटा वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर सेम ही रहता है, बिल्कुल सर। और वो मॉड्यूल्स के बीच में जो शेयरिंग हो रही है डेटा की, वो आराम से होनी चाहिए, है ना। इट मींस मास्टर डेटा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब जिसको चाहिए हो वो शेयर भी कर सकते हैं दूसरे मॉड्यूल के साथ। तो एक तो जनरल पॉइंट है। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन डेटा भी है, लेकिन जो कॉमन ट्रांजैक्शन डेटा है वो भी बाकी मॉड्यूल्स के साथ अगर उनको जरूरत है तो वो शेयर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर, हर पर्टिकुलर मॉड्यूल का वाउचर टाइप सेपरेट होना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई आराम से कर सको। एंड द फोर्थ वन इज, जो फिगर्स और ट्रांजैक्शन है ना, जो गुजरते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है क्या, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबको वो फिगर चाहिए। तो सिस्टम की डिजाइनिंग जब हो रही हो या इंटीग्रेशन जब कर रहे हो हम लोग सारे मॉड्यूल्स के बीच में, तो इस बात को ध्यान रखना है कि फ्लो अक्रॉस द डिपार्टमेंट पूरा का पूरा होना चाहिए। फाइन। सो दीज आर 4 पॉइंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट कैन कम कि what are the important points to be remembered while you are integrating all the modules in an ERP. Master data across all modules should be same and must be shared whenever required. Common transaction data again must be shared with the other modules whenever required. Separate voucher type should be there for each module, and figures and transaction may flow across the departments, hence it is necessary to design the system accordingly. Fine. One more question is there. Which modules are integrated with the other module? तो ये एक बार नजर जरूर मार के जाना कि कौन सी मॉड्यूल किसके साथ जुड़ी हुई है। वैसे लॉजिक बहुत इजी है, मेनली 2 ही मॉड्यूल्स की बात करी हुई है, एक तो मटेरियल मैनेजमेंट की और एक फाइनेंस और कंट्रोलिंग मॉड्यूल। इनके बीच में तो इंटीग्रेशन है ही है। इसके बाद फाइनेंस और कंट्रोलिंग का एचआर के साथ है, बाकी सारे पॉइंट्स में ना मटेरियल मैनेजमेंट का बाकियों के साथ है। तो अगर ये इनिशियली 2 चीजें याद रख सकते हो, मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, एंड फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग का एचआर के साथ, उसके बाद तो बहुत सिंपल है सर। मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ लिंक चाहिए ही होगा, मटेरियल मैनेजमेंट का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले के साथ, मटेरियल मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजमेंट वाले के साथ, और मटेरियल मैनेजमेंट का प्लांट मेंटेनेंस वाले के साथ। और हर के पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है। क्या? जैसे प्लांट मेंटेनेंस की बात करो तो प्लांट मेंटेनेंस वाले को मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, रिपेयरिंग के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो मटेरियल मैनेजमेंट को बोलेगा भाई मेरे लिए ऑर्डर कर। क्वालिटी मैनेजमेंट वाले के साथ प्लांट मटेरियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि गुड्स जब आएंगे तो माल इंस्पेक्ट होगा, क्वालिटी इंस्पेक्ट होगी, दैट इज द रिलेशनशिप। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्यों चाहिए? सर माल डिलीवर करना है तो फिनिश गुड्स रेडी तो होना चाहिए, अवेलेबिलिटी चेक तो इसी में होगा, है ना। ऐसे ही सर सेम प्रोडक्शन के लिए परचेज की अवेलेबिलिटी चेक करनी है ना, माल रिसीव करना है, इशू करना है, अभी जब अपन ने परचेज प्रोसेस में डिस्कस किया था, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। फाइनेंस और एचआर में सैलरी, सारे पेरोल कैसे प्रोसेस करोगे? इसी के थ्रू प्रोसेस करोगे। और लास्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट और फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग के अंदर भी बहुत सिंपल लॉजिक है सर, सारा का सारा जो वेंडर का पेमेंट होगा, मटेरियल का वैल्यूएशन होगा, मटेरियल की कॉस्ट होगी, सब जाएगी किसमें? फाइनेंस में। और कंट्रोलिंग मॉड्यूल उसको कंट्रोल भी करेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट एक लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रही। सो दीज आर सम पॉइंट्स जहां पर किस पॉइंट्स में इंटीग्रेशन होना चाहिए, किन मॉड्यूल्स में इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसका जनरल एस्पेक्ट हो गया। सो ये हमारा ना इस लेवल पे आके, इस पॉइंट पर आकर हमारा खत्म होता है ERP। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ रिकैप ऑफ वॉट एवर वी हैव डन। हमने कोशिश करी है कि ERP के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर सकें। ERP की डेफिनेशन से शुरू किया सर, इट्स अ फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सारे के सारे फंक्शंस को हमने इंटीग्रेट कर दिया और एक सिंगल सॉफ्टवेयर में लेकर आ गए, सिंगल डेटाबेस, इंटीग्रेटेड डेटाबेस, कॉमन डेटाबेस में लेकर आ गए। ERP के बेनिफिट्स हमने पढ़े, बहुत सिंपल थे सर, इंटीग्रेशन करना, रिड्यूस किया, इंप्रूव किया। इश्यूज की शुरुआत करी, पीपल में पीपल के एंगल से बात करी, इंप्लीमेंटेशन में इंप्लीमेंटेशन जब करते हैं तो फंडिंग की बात करी, डेटा की सेफ्टी की बात करी, फेलियर से रिकवर कैसे करेंगे, फेलियर सिस्टम फेल हो सकता है उसकी बात करी, फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करी। फिर ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो सवाल क्या क्या पूछेगा और किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। एस्पेक्ट्स में डेटा भी पढ़ा और प्रोसेस भी पढ़ा। डेटा में फिजिकल और एक्सेस दोनों देखे और प्रोसेस के अंदर फंक्शनल और इनपुट वैलिडेशन दोनों देखा। फिर आ गए हमारे पास मॉड्यूल सर। मॉड्यूल्स में शुरुआत करी फाइनेंस वाले मॉड्यूल से, उसका लॉजिक मैंने आपको बताया। कंट्रोलिंग में हमेशा कॉस्ट और रेवेन्यू एलिमेंट ध्यान रखना है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया था क्या कि सबसे पहले क्या देखेगा वो कि मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है, फिर सेल्स एंड ऑपरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कैपेसिटी, ये सारे पार्ट, कॉस्ट कंट्रोल, मास्टर डेटा। परचेस के अंदर परचेस का पूरा प्रोसेस समझा है, सेल्स के अंदर सेल्स का पूरा प्रोसेस समझा है।
एचआर के अंदर सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव देखा, क्वालिटी मैनेजमेंट में उसके 4 पार्ट देखे, क्या सर क्वालिटी की प्लानिंग करनी है, एश्योरेंस चाहिए, इंप्रूव करना है, कंट्रोल करना है। प्लांट मेंटेनेंस में उसके 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। गेटिंग द पॉइंट ना, ये सब हमने किया। और फिर लास्ट में एक तो क्वेश्चन था कि क्या जनरल पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जब ये सारा इंटीग्रेशन होना होता है मॉड्यूल्स के बीच में, और किन मॉड्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन होता है, वो एस्पेक्ट भी हमने कवर कर लिया। फाइन, अब इस चैप्टर के तीसरे फेज में आते हैं, और वो है बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। शुरुआत करते हैं कहां से? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, MIS से। MIS में सिर्फ एक ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, MIS होता क्या है सर? MIS इज नथिंग, इट्स अ सिस्टम जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी है और आप उससे कोई भी यूजर रिपोर्ट जनरेट करवा सकता है। जैसे मुझे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, मुझे परचेज की रिपोर्ट चाहिए, मुझे लीगल रिपोर्ट चाहिए, मुझे ये पता करना है कि इस महीने की सेल कितनी हुई है, मुझे ये पता करना है कि मार्केटिंग पे खर्चा कितना हुआ है 3 महीनों में। सो MIS इज प्रोवाइडिंग यू some data that is meaningful, accurate and timely data. So MIS is what? Sir, it is a system by which, or it's a system which provides accurate, timely and meaningful data. और जो मैं कह रहा था कि it's a system by which the person gets accurate, timely and meaningful data so that उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। ओके और ये बहुत यूजर फ्रेंडली सिस्टम्स होते हैं, ऑन डिमांड रिपोर्ट जनरेट करते हैं, डेली रिपोर्ट जनरेट करते हैं। दीज आर MIS। MIS के क्राइटेरियाज ध्यान रखने आपको। इट्स अ गुड क्वेश्चन कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ MIS इनडायरेक्टली, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ MIS, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन MIS। या इनडायरेक्टली बोलूं, हमारा सिस्टम MIS कब कहलाएगा? जब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जो बिजनेस को चाहिए वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जब वो एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जब वो टाइमली इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, जब वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। देखो इसका पॉइंट का मतलब समझना, बाकी तो सब तीनों तो सिंपल है, रेलेवेंट, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो होती है ना MIS में, देखो आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नेचर की हो सकती है, राइट? अब MIS क्या करना चाहिए? ऐसे पूरा पैराग्राफ भर के नहीं दे दे, लो पढ़ो ना, शुड ब्रेक द इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स, इनटू रीडेबल चंक्स। हर पैरा को, हर चंक को एक हेडिंग दे दे, सो दैट यूजर के पास जब वो आए ना तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। जैसे ऑडिट रिपोर्ट आपने देखी है, पूरा भर के दे दे एक ही पैराग्राफ में, लो नहीं, हर की प्रॉपर हेडिंग होती है सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट सो इजी, इट इज कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। सो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो पेश करता है दैट इज MIS। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का। डेटा एनालिटिक्स क्या है सर? लॉजिक इज वेरी सिंपल। जहां पर आप ह्यूज डेटा सेट्स में से, बहुत सारा डेटा है, उसमें से आप मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। लिखा भी यही है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा सेट्स, लार्ज नंबर ऑफ डेटा, टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। और ये किसके थ्रू कर रहे हो? ये स्पेशलाइज सिस्टम, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो। इफ यू रिमेंबर, इन ऑडिट ऑल्सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कि जब ऑडिटर टूल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिसको हम कैट बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, जब ऑडिटर टूल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए? लार्ज डेटा सेट को एग्जामिन करके उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, विद द यूज ऑफ दोस टूल्स एंड टेक्निक्स is known as data analytics. So here there's the same definition, almost the same definition, when you're examining the large data set या data set, और उसमें से इंफॉर्मेशन जो है उस पे कंक्लूजन दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बट इनिशियली मैं आपको 2 टाइप्स जरूर बताऊंगा। वन इज एक्सप्लोरेटरी एंड वन इज कन्फर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? आप डेटा में से कुछ अनयूजुअल पैटर्न, कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। और कन्फर्मेटरी डेटा एनालिटिक्स में क्या है
कि आप कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो कि जो चीज यहां पर मौजूद है या जो हाइपोथेसिस है, जो अजम्पशन है, वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो वेदर अ हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज द लाइन, ये आपका कंफर्मेटरी हो गया। और अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो पैटर्न्स और रिलेशनशिप इन द डेटा, कि भाई इनके दो आइटम्स के बीच में मैं रिलेशनशिप सेट कर रहा हूं कि अगर बारिश होती है तो नेक्स्ट डे ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, अगर ये इंसिडेंट होता है तो ये सेकंड इंसिडेंस ये होता है कि अगर इंडिया जीतती है क्रिकेट मैच तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है, ऐसा ट्रेंड हमने देखा है। सो ये एक्सप्लोर कर रहे हो आप डेटा एनालिटिक्स। और कंफर्मेटरी का मतलब है कि कोई हाइपोथेसिस है, स्टैटिस्टिक्स में देखा होता है ना, हाइपोथेसिस होती है कि भाई मुझे लग रहा है कि ये सही है, कि अगले दिन बारिश होगा, अभी ये जो अज्यूम कर रहा हूं ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसके लिए डेटा एनालिटिक्स करना है। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी इज क्लियर। सेकेंड कम्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नाम से भी क्लियर है, क्वांटिटेटिव analyzing the numerical data, quantitative analyzing non-numerical data like images, audios, videos, phrases, themes, point of views। इसको जब आप एनालाइज करते हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा एनालिटिक्स। ओके फाइन। बाकी जो इसमें बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग है वो वैसे भी हमारा टॉपिक है, माइनिंग और ये सब बाकी चैप्टर्स में है, थर्ड चैप्टर में पूरी डिटेल है इसकी। अब एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये वाला है, कौन सा, दिस वन। ये है एप्लीकेशन एरियाज। क्या है? एप्लीकेशन एरियाज, कि डेटा एनालिटिक्स कहां कहां अप्लाई हो रहा है, किन किन यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है। इट सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स। सो किन किन यूजर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और एप्लीकेशन एरिया कहां प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है डेटा एनालिटिक्स, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ओके सर, कहां कहां अप्लाई हो रहा है? ई कॉमर्स कंपनीज जो होती हैं, मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करने के लिए सर? क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस करने के लिए। क्लिक स्ट्रीम मतलब कौन सा यूजर कितनी बार वेबसाइट पे विजिट करता है, कौन सा पेज वो व्यू करता है, कैसे नेविगेट करता है, ये एनालाइज करके वो फिर मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को। उनके लिए मार्केटिंग टेक्निक है, तो वो लोग अपना रहे हैं इसको। सेकंड सर, हमारा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर वो अपना रहा है, वो देख रहा है कि कस्टमर कितनी बार अपनी क्वेरीज रखता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तीसरा, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अपना रही है इसको। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपना रही है? ताकि वो लोग देख सकें कि सर कोई पेशेंट है, उसका पूरा डेटा माइन कर रहा है पुराना हिस्ट्री से, ताकि उसकी हिस्ट्री से उसके कोई प्रॉब्लम थी बचपन से लेके आज तक। कैंसर पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री देखते हैं डॉक्टर्स, पूरा माइनिंग करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, सो दैट दे कैन arrive at a conclusion and the treatment can be very comfortable। so 3 ये हो गया। और चौथा हम जनरल ऐसा बोल सकते हैं, चौथा आप इसको ले सकते हो, ये पॉइंट आपका फोर्थ है, यहां से शुरू कर सकते हैं सर। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो कस्टमर का स्पेंडिंग पैटर्न, विड्रॉल पैटर्न चेक कर सके कि भाई किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करी, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं, तो ये पॉइंट भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन एरियाज अगर आपसे पूछे तो एक ये हो गया और 3 हमारे नीचे हो गए। ठीक है, ई कॉमर्स, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स का हमने देख ही लिया, और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल कर रही है। दिस इज एप्लीकेशन एरिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है सर? बहुत सिंपल है, सुनो। हर बिजनेसमैन चाहता है, हर यूजर चाहता है कि उसको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, जिसके बेसिस पे वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। तो बस वही बिजनेस इंटेलिजेंस है कि डेटा को, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होगा इस इंटेलिजेंस के लिए। डेटा को एनालाइज करो, टेक्नोलॉजी के थ्रू डेटा को एनालाइज करो, और यूजर के सामने ऐसी इंफॉर्मेशन पेश करो जिसके बेसिस पे वो फटाक से क्या ले ले, डिसीजन ले ले। सो इसलिए बिजनेस इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट्स सी, इट इज अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर पाओगे ये सब, तो इट्स अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एनालिसिस करने वाले, मतलब डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड उसके बेसिस पे हम कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब सीधे उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। इससे फायदा किसको होने वाला है सर? एग्जीक्यूटिव्स को, हमारे बिजनेस मैनेजर्स को, हमारे एंड यूजर्स को फायदा होने वाला है कि वो प्रॉपर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। ये फायदा होगा हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, हमारे मैनेजर्स को, हमारे एंड यूजर्स को।
दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं? एक रीजन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और एक बिजनेस इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, है ना। तो सबसे पहले तो रीजंस की बात कर लेते हैं। जनरली बिजनेस इंटेलिजेंस हमें क्यों लगानी चाहिए? ये बिजनेस इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए? देखो, हर यूजर, मैंने आपको बोला, चाहता है क्या? कि उसको टाइमली और क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले। और बिजनेस इंटेलिजेंस से फायदा ये होगा, दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई दिस, दिस इज द रीजन, कि इससे हमारे को हमारी पोजीशन पता चल जाएगी, खुद की, हमारी खुद की कैपेबिलिटी हमें पता चल जाएगी। फाइन फाइन। दूसरों के बारे में पता चलेगा कि सर दूसरी फर्म्स क्या कर रही हैं, खुद की पोजीशन पता चली, खुद की कैपेबिलिटी पता चली, दूसरों के बारे में पता चला। फिर बाहर आपको यह पता चलेगा, बाहर वालों के बारे में, कि कस्टमर का बिहेवियर या स्पेंडिंग पैटर्न कैसे बदल रहा है, मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं, एनवायरमेंट आपका, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, सोशल, वो कैसा चल रहा है। तो इससे ये भी आइडिया लग जाएगा। सो दैट इज व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमें हमारी क्षमता तो पता चलती ही चलती, हम क्या कर रहे हैं, पर बाहर का भी आइडिया लग जाता है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन आराम से ले सकते हो। ओके, एक तो ये क्वेश्चन है। एंड अनदर क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम, एंड दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस के फायदे। बिजनेस इंटेलिजेंस से क्या फायदे होते हैं, देयर वाज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल आंसर है सर इससे एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है कंपनी की। एक कंपनी क्या कर पाती है, पहले से ही मार्केट को एनालाइज कर पाती है, तो प्रॉब्लम्स पहले ही एड्रेस हो जाती है। और इससे फायदा ये होता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाती है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। और फर्स्ट के अंदर छोटे छोटे वापस पॉइंट है, पर दिस वाज देयर इन द एग्जाम, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच, इट वाज देयर इन द जुलाई एग्जाम, कि बिजनेस इंटेलिजेंस से फायदा क्या होता है, इससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, कम्युनिकेशन हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, रेवेन्यू आता है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिल पाता है। क्योंकि देखो, आप टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, टाइमली डिसीजन आप ले पाओगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले पाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब फायदे तो हो नहीं। तो वेरी सिंपल टॉपिक वाज बिजनेस इंटेलिजेंस। क्लियर? रीजन याद रखना, लॉजिक याद रखना है, बेनिफिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए। बिजनेस इंटेलिजेंस से आगे बढ़े और बिजनेस रिपोर्टिंग पे आए, तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज बिजनेस रिपोर्टिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस रिपोर्टिंग में एज सच कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जनरली कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग, एक ही वर्डिंग से। बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस रिपोर्टिंग में हल्का सा जो मैं लॉजिक ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग का बता रहा हूं, उससे आपको क्लियर होगा। यहां पर बात कर रहा है कि आप एंटिटी की इंफॉर्मेशंस को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन हो गई, जब आप वो चीज रिपोर्ट करते हो पब्लिकली, या आप रेगुलरली क्या कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और रिपोर्ट दे रहे हो किसको, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को, so that he can make a decision on that basis, is known as business reporting। मतलब जब आप इंफॉर्मेशन एनालाइज करके और रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट के रूप में पेश करते हो वो इंफॉर्मेशन, दैट इज बिजनेस रिपोर्टिंग। और बिजनेस रिपोर्टिंग मेनली डेटा वेयरहाउस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा लेक्चर तो आप देखोगे, तो चैप्टर 3 के रिवीजन लेक्चर में आपको एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड का फंडा समझ में आएगा। वो डेटा वेयरहाउसिंग जैसे ही चलता है। क्लियर? So business reporting is what? It's nothing. It's reporting, public reporting of operating and financial data by a business enterprise, or regular reporting or provisioning of information to the decision maker within an organization, ताकि वो decision उसके basis पे अच्छे से ले सके। Okay? Now the question says, what is the importance of business reporting? ये business reporting से फायदा क्या होता है सर? और वो फायदा ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जैसे अभी एक जुलाई में पूछा है, क्या आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाला, बिजनेस इंटेलिजेंस की बेनिफिट, वैसे ही आपसे क्या पूछ सकते हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग, क्या फायदा होता है बिजनेस रिपोर्टिंग से। आंसर इज वेरी सिंपल, लॉजिकली समझोगे तो फटाफट याद होगा, देयर इज नो नीड टू क्रैम। नंबर 1, सर ये रिपोर्टिंग हो ही किसके ले रही है, ताकि डिसीजन अच्छे से ले सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, सर बेटर डिसीजन आ सके। फाइन। दूसरा, सर ये हो ही किसके ले रही है, सुनो, ये रिपोर्ट किसके लिए जनरेट हो रही, पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक को क्वालिटी रिपोर्ट मिले।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ही किस पे कर रही है, स्टेक होल्डर्स पे, अपने सक्सेस के लिए। तो दूसरा फायदा इस सर, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्वालिटी रिपोर्ट्स मिले, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी हो कि सर इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली हमारा बिजनेस चल रहा है, उनके सामने हम क्या प्रेजेंट कर सकें, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर सकें हमारे बिजनेस के बारे में। जैसे फाइनेंशियल डेटा होता है तो पूरी फाइनेंशियल डिटेल अवेलेबल करा दी हमने उनको, फाइन। इससे एक और फायदा स्टेक होल्डर को क्या है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को आराम से असेस कर सकते हैं, आसानी से असेस कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन भी ले सकते हैं। और इन सबसे फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से मैनेज हो पाएगी, ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज हो पाएगी, क्योंकि क्वालिटी इंफॉर्मेशन जब जनरेट होगी तो मैनेजमेंट भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स की बात करो, ये 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स किसके एंगल से हैं, स्टेक होल्डर्स के एंगल से, कि स्टेक होल्डर को हाई क्वालिटी रिपोर्ट मिलती है, स्टेक होल्डर्स को पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टेक होल्डर आराम से असेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। और 2 पॉइंट बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हो गए सर, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो जाती है और बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो कोई क्रैम की जरूरत नहीं है, लॉजिक से याद करना है। रिपोर्टिंग से फायदा किसको होना है, एक एंटिटी को होना है, एक स्टेक होल्डर को होना है। स्टेक होल्डर के 3 पॉइंट, एंटिटी के 2 पॉइंट, फाइन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगेन अ बिग टाइकून, इज XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। व्हाट इज दिस XBRL? पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं ताकि इसके 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो आपको समझ में आने चाहिए। XBRL, it's like a digital reporting nowadays. Let me give an example first so that आपको समझ में आ जाए। जनरली क्या होता है, अलग अलग यूजर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग देशों में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करती है किसी एक चीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में मान लो यूज कर रहे हैं डेटर्स, कोई दूसरी कंट्री यूज कर रही है सन्ड्री डेटर, कोई तीसरी कंट्री यूज कर रही है क्या, अकाउंट रिसीवेबल। लॉजिक सबका एक है बट सब अलग अलग वर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो कोई इन्वेस्टर कंपेयर करना चाहे अगर किसी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी कंट्री के साथ, सो दैट इज डिसाइडिंग कि वेयर टू इन्वेस्ट, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंपेयर, राइट। XBRL उसका एक सॉल्यूशन है। XBRL कहता है कि अगर इस लैंग्वेज में, जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती है वैसे ये भी एक लैंग्वेज है जिसमें आपको अपनी बिजनेस की रिपोर्टिंग जनरेट करनी है। ये लैंग्वेज के बारे में अगर अपन बात करें तो ये एक फ्रीली अवेलेबल और ग्लोबल लैंग्वेज है, और इससे फायदा ये होगा कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर और एक्सचेंज और कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि एक लैंग्वेज में अगर सबकी रिपोर्टिंग होगी, डिजिटल रिपोर्टिंग होने वाली है, तो आप कंपैरिजन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो XBRL एक फॉर्मेट मान लो, एक लैंग्वेज मान लो जिसके थ्रू बिजनेसेस अपनी रिपोर्टिंग करने वाले हैं, और इससे फायदा ये होने वाला है कि ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा एफिशिएंटली काम हो पाएगा। ओके, XBRL लैंग्वेज बनाई किसने सर? XBRL इंटरनेशनल ने बनाई है, इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है। और इस XBRL ने क्या कर दिया है सर, हमारे जो पुराने पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग है उसको रिप्लेस कर दिया डिजिटल रिपोर्टिंग से, और वो डिजिटल रिपोर्टिंग भी इफेक्टिव और एक्यूरेट डिजिटल वर्जन। क्लियर? इसमें 2-3 चीजें और होती है जो मैं आपको समझा रहा हूं। XBRL की अपनी डिक्शनरी है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमीज। XBRL की अपनी क्या है, डिक्शनरी है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जो यहां वर्ड लिखा हुआ भी है टैक्सोनॉमीज। और उन टैक्सोनॉमीज में डिफाइंड है कि ये वर्डिंग्स आपको यूज करनी चाहिए अगर आपका नॉर्म ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल लिखा है उसमें, तो उसमें लिखा है कि अगर आपको किसी से पैसा लेना, आपका डेटर है तो भी इसी में डाल देना, सन्ड्री डेटर बोलते हो तो भी इसी हेड में डाल देना, इसी नाम से उस पर टैगिंग करनी होती है। उस XBRL टैगिंग भी बोलते हैं उसको हम लोग, कि इसी नाम से उसको आपको टैग करना है अपने रिपोर्टिंग के अंदर, ताकि जब भी कोई उस नाम से कि आई वॉन्ट टू चेक अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 5 कंपनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो जब भी कोई टाइप करेगा ऐसा या सर्च करेगा, तो जिस पे अकाउंट रिसीवेबल का टैग होगा वो डेटा निकल के बाहर आ जाएगा और वो कंपेयर कर पाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ डेटर के नाम से ही अकाउंट रिसीवेबल होगा, कोई बिल रिसीवेबल है उसको भी टैग कर लो आप अकाउंट रिसीवेबल से। भले आप अपनी कंट्री में, आप अपने देश में रेस्पेक्टिवली रिपोर्टिंग वैसी ही करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक डिजिटल रिपोर्टिंग और कर लो XBRL फॉर्मेट में, सो दैट कंपैरिजन गेट्स इजी। This is basically XBRL.
XBRL क्या है सर? एक लैंग्वेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगी उसकी टेक्सोनॉमी में, उसकी टर्मिनोलॉजी में. दैट इज XBRL. सो दैट यू कैन शेयर, you can exchange the information between the organization. That is XBRL. Okay. And XBRL टैगिंग मैंने भी आपको बोला कि टैग कर देना विद द मोस्ट यूनिक एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, जो टेक्सोनॉमी में दे रखा है, जो डिक्शनरी. टेक्सोनॉमी इज लाइक अ डिक्शनरी, इट्स अ डिक्शनरी ऑफ द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. सो उसके हिसाब से आप टैग कर लोगे तो इंटरचेंजेबल हो जाएगी इंफॉर्मेशन आपकी. Now, who is using this XBRL? It's very simple, sir. Regulators are using this. Regulators के लिए फायदा है, कंपनियां करेंगी, है ना. गवर्नमेंट के लिए फायदा है कि वो सिंप्लीफाई हो जाएगा रिपोर्टिंग अब. ओके, जो एनालिस्ट है, इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा. तो दैट इज वन क्वेश्चन हियर. बट द नेक्स्ट व्हिच आई एम टेकिंग इज फीचर्स ऑफ XBRL. क्या फीचर्स हैं XBRL के? इससे आपको XBRL का लॉजिक और भी क्लियर हो जाएगा. क्या फीचर्स हैं XBRL के? सर, पहला जो अभी आपने बोला कि यहां पर एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज डिफाइंड है कि इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग ये रहेगा, और आपकी टर्मिनोलॉजी में, आपके देश में, आपकी टर्मिनोलॉजी में अगर ये वर्ड है तो वो इससे सिमिलर रहेगा. इस कॉमन वर्ड को आपको यूज करना है. तो पहला फीचर इज यहां पर क्लियर कट ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन है. क्लियर कट डेफिनेशन है जिनको हम टेक्सोनॉमीज बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे आपके जो भी रिपोर्टिंग टर्म्स है ना, उनके मीनिंग है, प्लस उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप रहेंगे, कौन से टर्म में क्या है. जैसे बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, दोनों को इंटररिलेट करके आपको किस में डालना है? अकाउंट रिसीवेबल में. सेकेंड बहुत प्यारा पॉइंट है, क्या? ध्यान से सुनना. आप XBRL के अंदर, या XBRL इनफैक्ट अलाउ करता है कि आप अपने लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स और रूल्स भी डेवलप कर सकते हो, ताकि आपको यह इंश्योर हो जाए कि आपकी फालतू इंफॉर्मेशन, जो आप चाहते हो वही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो. कहीं कोई अगर गड़बड़ हो तो वो उसके ऊपर फ्लैग हो जाए या हाईलाइट निकल के आ जाए, हाईलाइट हो जाए कि हाँ, यहां पर करेक्टिव एक्शन लेना है. तो आपको XBRL अलाउ करता है द क्रिएशन ऑफ रूल्स दैट कैन कॉन्स्टेंट व्हाट कैन बी रिपोर्टेड एंड व्हाट कैन नॉट बी रिपोर्टेड. और वो कांस्टेंट आप कोई भी लगा सकते हो, लॉजिकल लगा सकते हो, मैथमेटिकल कांस्टेंट लगा सकते हो, कुछ भी, सो दैट आपकी खराब क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो रेगुलेटर या थर्ड पार्टी को नहीं जाएगी, है ना. जब रिपोर्ट ड्राफ्ट हो रही है, आप चाहते हो कि नहीं, जब तक ड्राफ्ट फाइनल ना हो जाए, जब तक फाइनल फिगर्स ना आ जाए, तब तक ये रिपोर्ट जनरेट नहीं होनी चाहिए, तब तक ये कंपेयर नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी. वो कर लो, वो रूल क्रिएट कर सकते हो. आपको लगता है कोई क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन है जिस पर फॉलोअप करना है, उसको ये हाईलाइट कर देगा. इसके अंदर क्या है? फ्लैग्स भी हैं, हुक्स भी हैं, वो हाईलाइट कर देंगे, रेड फ्लैग जनरेट कर देंगे, भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन है, इस पे थोड़ा क्लैरिटी ले लो, क्योंकि ये कंफ्यूज है कि ये वर्ड आपने जो लिया है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता टैक्सोनॉमी में. तो ये टेस्टेबल रूल्स भी हैं इसके अंदर. तीसरा इज वेरी सिंपल, इसमें मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है. मतलब यू कैन व्यू इट इन एज मेनी लैंग्वेजेस एज नेसेसरी, एज पॉसिबल. कोई भी ट्रांसलेशन करना आपको किसी और लैंग्वेज में, किसी और तरीके से, आप आराम से कर सकते हो बिना किसी एडिशनल मेहनत के. तो दैट इज, इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले अ रेंज ऑफ रिपोर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस टू द वन दैट दे वर प्रिपेयर्ड इन विदाउट एनी एडिशनल वर्क. बनाया किसी में और में होगा, प्रेजेंट किसी और में किया जा सकता है. ऑन द फोर्थ पॉइंट इज XBRL अब इतना फेमस होने लग गया है कि बाकी सॉफ्टवेयर्स भी इसको अब क्या करने लग गए हैं? सपोर्ट. तो दूसरे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसमें आराम से मिल जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर XBRL यूज कर रहे हो तो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में. नहीं, XBRL इज सपोर्टेड बाय वाइड वेराइटी ऑफ और वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर्स, लार्ज और स्मॉल, सब ने XBRL को सपोर्ट किया है. XBRL सपोर्ट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बनाए हैं. सो दिस इज XBRL. क्या है XBRL? उसका लॉजिक हमने समझ लिया. XBRL के 4 फीचर्स भी हम लोगों ने देख लिया. Definition is clear. You can put constraints or rules in it. Multiple language में support है, मतलब as many as languages possible. And strong software support is also there. Earlier बहुत ज़्यादा users, बहुत ज़्यादा vendors इसके साथ जुड़ते नहीं थे. अभी there is a wide variety of support from different kinds of vendors. Clear? Fine. And the last concept we are taking in this chapter is अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस वर्सेस ओनली टैक्स कंप्लायंस. मतलब समझ लो, बहुत सिंपल है.
ऊपर जो पॉइंट था उसमें बात लिखी हुई थी कि देखो दो टाइप के लॉज होते हैं, एक होता है जनरल लॉ जो सब पे लगते हैं, एक होता है स्पेसिफिक लॉ सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस पे लगता है। जैसे जैसे अगर आप बात करो कोई इसकी इनकम टैक्स एक्ट की, तो ये क्या है, ये तो जनरल लॉ है, हर एसएससी पे लगेगा। लेकिन आप बात करो कंपनी लॉ की, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस पे लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर अकाउंटिंग और टैक्स के लिए क्या एक ही सॉफ्टवेयर रखें या अलग अलग सॉफ्टवेयर रखें? तो उसी के प्रोस एंड कॉन्स आपको बता रहा है कि अकाउंटिंग और टैक्स के लिए एक ही सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा या अलग अलग सॉफ्टवेयर रखने चाहिए। अगर अकाउंटिंग और टैक्स की बात करें और एक ही सॉफ्टवेयर रखेंगे तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और अलग अलग रखेंगे तो क्या फायदा नुकसान होगा? तो लेट्स बिगिन दी बेसिस पॉइंट। सबसे पहला, इजी टू ऑपरेट। सर जहां दोनों एक में ही होंगे, जहां दोनों एक में ही होंगे वहां पर सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है। एक जगह चेंज किया तो बाकी जगह भी चेंज करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट दैट इजी। जबकि अगर टैक्स कंप्लायंस अलग है तो फिर वहां इजी होगा, क्योंकि वो पर्पस ही एक ही है, तो उसी में चेंज करना है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम है। फाइन। सेकंड, फीचर्स और फैसिलिटीज किस में ज्यादा होंगे? एंगल सोचना। अगर दोनों अलग अलग होते तो दोनों में अपने अपने बड़े बड़े फीचर्स होते, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए डिजाइन होते। लेकिन जब वो इंटीग्रेटेड होंगे तो बहुत ज्यादा फीचर्स उसमें होंगे नहीं। ठीक है, एक्सक्लूसिव होता तो सारे फीचर्स होते टैक्सेशन एस्पेक्ट के। ओके, अब एक्सक्लूसिव तो है नहीं टैक्स के लिए, तो वहां पर टैक्स कंप्लायंस वाले फीचर्स उतने नहीं होंगे जितने एक्सक्लूसिव वाले में होते। टाइम एंड एफर्ट किस में कम लगेगा? सर टाइम एंड एफर्ट तो दोनों मिक्स जहां होंगे वहां कम लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा डेटा इधर से उधर, आपको इंटीग्रेटेड है। जबकि वहां टाइम एंड एफर्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि अकाउंटिंग से मूव करना पड़ेगा टैक्स में, टैक्स से मूव करना पड़ेगा अकाउंटिंग में डेटा। एक्यूरेसी के साथ कौन काम करेगा? अगेन एक्यूरेसी के साथ सर मिक्स वाले ही करेंगे, क्योंकि अगेन डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है तो एक्यूरेटली रहेगा। वहां डेटा ट्रांसफर करने में रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ सकता है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर करते समय एरर की पॉसिबिलिटी है। और कॉस्टिंग पार्ट की अगर अपन बात करें तो सर महंगा कौन सा पड़ेगा? खाली टैक्स कंप्लायंस लाओगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे और वो सस्ता भी होगा। यहां तो कस्टमाइज करवाना पड़ेगा, अकाउंटिंग में टैक्सेशन वाला ऐड करवाओगे तो महंगा भी पड़ेगा। So this is costing angle. Fine. So with this logic we are done with our chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कम समय में आपको फिनिश भी करना है। जो बीच वाले मॉड्यूल्स हैं ईआरपी के, उनको थोड़ा एक बार नजर जरूर डालना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की उन पे ऊपर। बाकी ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, थर्ड पोर्शन जो हमने डिस्कस किया, उसमें ज्यादा लोड नहीं है। एक्सपीआरएल की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर फीचर्स उसके। उससे पहले बिजनेस रिपोर्टिंग की बात करी, उसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए, इंपॉर्टेंस बता दी। बिजनेस इंटेलिजेंस वाज देयर इन जुलाई 21, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, देखना जरूर है मल्टीपल चॉइसेस के लिए खासकर। ओके फाइन, तो ये ध्यान रखना। डेटा एनालिटिक्स इनिशियली शुरू किया था, एमआई इसका छोटा सा क्वेश्चन है, रेलेवेंट, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर्ड वाला पॉइंट, टाइमली वाला पॉइंट। तो दिस इज द थर्ड फेज। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर 2, इसमें फर्स्ट फेज था इंट्रोडक्शन फेज, जिसमें मास्टर नॉन मास्टर उसकी बात करी थी। सेकेंड फेज पूरा ईआरपी वाला फेज था, और थर्ड फेज ये मिसलेनियस जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे आ गए। सो दिस इज वेयर वी एंड चैप्टर नंबर 2। हमने क्विक रिकैप, रिवीजन जितना जरूरी है उतना कर लिया है, बिकॉज हम लास्ट मोमेंट रिविजन्स कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते किसी भी पॉइंट को। पर आपको अब जब रिविजन कर रहे हो, ये किस पॉइंट पे देख रहे हो आप, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है और पढ़ने की जरूरत है या ये काफी है या कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं आपको। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड चैप्टर नंबर 2 ऑफ EIS. We are done with the revision lecture of chapter 2. Thank you.